हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इकराम ईमन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा लेसन नंबर 5। इसके पहले वाले चैप्टर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये यूनिट नंबर 2 का लेसन नंबर 5 है। यानी इसके पहले जो है हमने लेसन नंबर 4 डिस्कस किया है, जो कि पार्ट था यूनिट नंबर 2 का। और इससे पहले लेसन नंबर 3 डिस्कस किया था, वो भी पार्ट था यूनिट नंबर 2 का। इसका स्ट्रक्चर मैं आपको पहले वाले वीडियो में समझा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको पहले देख लीजिए। इसमें आपको मैं एक और बार बता देती हूँ किस तरीके से जो है ये सॉल्व का मटेरियल जो मैं रेफर कर रही हूँ। इसमें यूनिट नंबर 1 के अंदर 2 लेसन दिए हुए थे, हमने दोनों डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद यूनिट नंबर 2 के अंदर 3 लेसन है, उसमें से 2 हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम 5th वाला लेसन जो है वो शुरू करेंगे। तो अगर आपने इसके पहले वाले लेसन की वीडियोस देखी है तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। हमारा डिस्कशन का पॉइंट है कि इम्पैक्ट क्या पड़ा था ब्रिटिशर्स के कॉलोनियल रूल का। हमने इससे पहले वाले वीडियो में जो है इकोनॉमी के बारे में बात की थी, कल्चर के बारे में बात की थी, रिलीजन के बारे में बात की थी, सोशल इम्पैक्ट के बारे में बात की थी। इस वीडियो में हमारा कंसर्न जो होगा वो होगा एग्रीकल्चर, लैंड रिलेशंस, इंडस्ट्री और इकोलॉजी। तो इससे पहले वाले वीडियोस अगर आपने देखे होंगे तो आपका एक बेस बन गया होगा, इसलिए अगर आपने नहीं देखे तो उसको पहले जाके आप देख लीजिए। अब शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता होगा, आपने बचपन से पढ़ा होगा कि एग्रीकल्चर में जो है कुछ रिलेशंस जो है वो चेंज हो रहे थे, क्योंकि पहले के टाइम पे जो है एक सिस्टम हुआ करता था, डिफरेंट सिस्टम्स थे। मुगल के अंदर जो है सिस्टम अलग हुआ करते थे, केदार सिस्टम था, उसके पहले सिस्टम्स अलग हुआ करते थे। तो अभी जो है रिलेशंस कैसे थे, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, रियोतवाली सेटलमेंट और महलवारी सेटलमेंट। तो ये तीनों चीज़ें जो है, ये तीनों जो है एक्ट्स जो है वो इंट्रोड्यूस कौन करते हैं, ब्रिटिशर्स करते हैं। अलग अलग टाइम पीरियड पे करते हैं, अलग अलग गवर्नर जनरल जो है इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। अब इस तरीके के जो लैंड रिवेन्यू सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस किए, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं ये भी हम जो है समझने वाले हैं। इसके बाद एक और बात बता दूं कि इंडस्ट्रीज जो है इंडिया की, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है ब्रिटिशर्स की बहुत सारी पॉलिसीज जो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस की थी उसके वजह से। सेकेंडली हम बात करेंगे कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट पे किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है, और है ना विलेज आर्टिसन पे किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है, और ब्रिटिश में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था उससे इंडियन मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। आपने ये सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी 9th 10th के पहले 6th 7th 8th में भी जो है वो पढ़े होंगे, सिर्फ से ब्रशअप करने की ज़रूरत है। इकोलॉजी के बारे में हम समझेंगे कि इकोलॉजी किस तरीके से जो है इम्पैक्ट होती है, और फिर हम जो है समरी डिस्कस करेंगे। ये लेसन पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि उस टाइम पे इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो चाहे वो इंडस्ट्री हो, ये सब चीज़ें इकोनॉमी से रिलेटेड होती है। और साथ साथ जो है हम सोशल और पॉलिटिकल स्फेयर में भी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि लैंड रिलेशन किस तरीके से चेंज होते हैं, इकोलॉजी कैसे चेंज होती है, और लोगों की सब्सिक्वेंटली लाइफ किस तरीके से चेंज होती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे उससे पहले हमारा जो इकोनॉमी का स्टेट था वो कैसा था। क्योंकि अगर आपको समझना है कि ब्रिटिशर्स के अंडर हमारा इकोनॉमी का स्टेट कैसा था, तो हमें पहले समझना पड़ेगा कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारा इकोनॉमी का स्टेट कैसा था, और ब्रिटिशर्स जब आए तब कैसा था, और जब ब्रिटिशर्स गए तो किस स्टेट में हमें जो है छोड़ कर गए। तब हमें जो है पूरी पिक्चर जो है वो हमें समझ में आएगी। तो ये समझ लीजिए हमारा जो है प्री टाइम है, ब्रिटिशर्स के आने से पहले का टाइम है, ये पोस्ट टाइम है, ब्रिटिशर्स के जाने के बाद का टाइम है, और ये ब्रिटिशर्स के बीच का टाइम है। तो इसमें जो है इस तरीके से इकोनॉमी नहीं रही होगी। ऑफ कोर्स सी बात है, इकोनॉमी जो है वो ऊपर नीचे जो रही होगी, और वो कितनी ऊपर थी और कितनी नीचे थी वो ही हम जो है आज समझने वाले हैं। अब शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारे पास कोई उस टाइम पे जीडीपी वगैरह नहीं थी, ऐसे स्टैटिस्टिक्स नहीं थे कि हम समझ पाए कि कितनी इकोनॉमी थी। और ब्रिटिशर्स ने भी जो है ऐसी चीज़ें कैलकुलेट करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हमारा जो है पर कैपिटल इनकम कैलकुलेट करा जाए, ऐसी चीज़ें उन्होंने नहीं की, क्योंकि ऐसे करने पर उनको जो है बहुत सारी चीज़ें स्टैटिस्टिक्स सामने आ जाएंगे, और उनसे जो है उनको डर लगता था कि अगर हमारे ही सारे स्टैटिस्टिक्स सामने आ गए तो कहीं ना कहीं उनको जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। सेकेंडली इंडिया की हम ये कह सकते हैं कि एक सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी थी। क्यों कह सकते हैं, बिकॉज इंडिया जो है, इंडिया का जो एक्सपोर्ट था वो बहुत ज़्यादा था। इंडिया हर जगह बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करता था, उसका नाम चलता था इंडिया का। आपने सिल्क रूट के नए नाम सुना होगा। और इसके अलावा मेटल, प्रेशियस स्टोन, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज भी बहुत अच्छी थी। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की जब मैं बात करती हूँ तो पहले इंडस्ट्रीज मतलब इंडिया के कंटेक्स्ट में हैंड इंडस्ट्रीज की बात हो रही है, चरखे की बात हो रही है। यहाँ पर कोई भी तरीके की मशीनरीज इंडिया में नहीं थी ब्रिटिशर्स के आने के पहले। तो बेसिकली उस टाइम पे तो यही था कि प्रोडक्शन जो था वो हैंड बेस्ड था। इंडस्ट्रीज की शुरुआत तो 18th सेंचुरी से होती है, जो कि मशीन बेस्ड प्रोडक्शन होता है। अब इंडिया के अंदर जो है, इंडिया हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए जानी जाती थी।
अब दूसरी बात, एक और बात करते हैं कि ये हो गई इंडस्ट्रीज़ की बात। इसके अलावा हमारा जो है, हमारा जो क्राफ्ट्समैनशिप थी, मतलब हमारी जो कारीगरी हुआ करती थी, जो कि आज भी आप देखोगे कि कुछ स्पेशल जो है हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, जैसे कि ज़री वर्क हो गया और चिकनकारी और बहुत सारे जो है अलग-अलग वर्क होते हैं। और कश्मीरी शॉल में जो हमारा पश्मीना वगैरह चीज़ें जो होती हैं, तो सिल्क की जो साड़ियाँ होती हैं साउथ इंडिया की, तो अलग-अलग जगह पे आज भी हमारा जो हैंडीक्राफ्ट मटेरियल है वो बहुत महँगा बिकता है। अगर आप उसे जो है एक्सपोर्ट करते हो, तो उसमें जो है क्या कहते हैं, कहीं न कहीं उसका जो है प्राइस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो हैंडीक्राफ्ट मतलब हाथों से बनाया जाता है, इसलिए उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो वैसे ही जो है उस टाइम पे भी इंडिया की जो क्राफ्ट्समैनशिप थी, उस टाइम पे भी जो है बहुत ज़्यादा एविडेंट थी और लोग जो है उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। और इंडिया का एक बहुत ज़्यादा अच्छा ग्लोबल मार्केट हुआ करता था। अब इसके अलावा जो है एक और बात की, ये तो हो गई इंडस्ट्रीज़ की बात। अब हम डिस्कस करते हैं एग्रीकल्चर के बारे में। तो एग्रीकल्चर के बारे में बात करें तो एग्रीकल्चर भी हमारा जो था सेल्फ सस्टेन्ड था। मतलब ये है कि हमारा जो इंडिया था उसमें लोग अपने खुद के लिए प्रोड्यूस करते थे और साथ-साथ जो है वो उनको जो है इतना प्रोड्यूस कर लेते थे कि वो अपने लिए सेल्फ सफिशिएंट था, घर वालों के लिए सेल्फ सफिशिएंट था और मतलब जो भी चीज़ें उनको चाहिए वो खुद ही प्रोड्यूस कर लेते थे। सेकेंडली उस टाइम पे भी जो है राजा हुआ करते थे और उस टाइम पे अलग-अलग तरीके की ज़मींदारी सिस्टम हुआ करती थी। तो ज़मींदारी सिस्टम जो चलती थी, तो उस टाइम पे उस पे जो है ज़मींदार हुआ करते थे। वो ज़मींदार जिनको बाद में जाके जो बहुत ज़्यादा कनिंग हो गए, वो ज़मींदार पहले अच्छे थे। उनके रिलेशंस हुआ करते थे, वो मनी लैंड करते थे। मनी का कॉन्सेप्ट नहीं था उस टाइम पे, बार्टर सिस्टम चलता था, तो उस टाइम पे जो है बहुत सारी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड किया करते थे टू द फार्मर्स। तो जिस टाइम पे अगर आपने पढ़ा होगा, जब ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी इंडिया पे, तो उस टाइम पे जो है आप देखोगे कि ज़मींदारी सिस्टम चल रहा था और ज़मींदारी सिस्टम के अंदर जो है राजा जो हुआ करता था, राजा जो है अपना लैंड को कंसोलिडेट कर रखता था। राजा यहाँ पर किसको रेफर किया जा रहा है? ज़मींदार को। तो ज़मींदार जो होता है उसको राजा कहा जाता था। छोटे-छोटे जो यूनिट्स हुआ करते थे, उसमें जो है हर एक यूनिट का अलग-अलग ज़मींदार हुआ करते थे, जिसे वो राजा कहते थे। तो बेसिकली वो उन लोगों को कोऑपरेट करते थे और उनसे जो है टैक्स कलेक्ट करते थे और उनके बदले में उनको जो है फेवर दिया करते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने जो है इसे बहुत ज़्यादा हद तक के अल्टर कर दिया, वो हम पढ़ेंगे कैसे। तो यहाँ तक कि आपको जो है समझ में आ गया होगा कि किस तरीके का जो सिस्टम था हमारी इंडिया में एग्जिस्ट करता था बिफोर ब्रिटिशर्स। अब यहाँ पर देखते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ अन ब्रिटिश रूल, ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, इम्पैक्ट क्या है ब्रिटिशर्स के। तो बेसिकली यहाँ पर जो है नई क्लासेस इमर्ज होने लग गई, जैसे कि मनी लैंडर्स और लैंडलेस कृषक एंड अपसेंटी जमींदार। तो यहाँ पर क्या समझ में आता है आपको कि कुछ नई नई क्लासेस इमर्ज होकर आने लग गई। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहले के टाइम पे मनी का इतना इम्पोर्टेंस नहीं हुआ करता था, स्पेशली व्हेन यू टॉक अबाउट दी विलेज पार्ट। तो विलेज में तो मनी का बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं हुआ करता था, क्योंकि चीज़ें जो है वो बार्टर सिस्टम के थ्रू एक्सचेंज हो जाती थी। लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने कुछ सिस्टम्स इंट्रोड्यूस किए, जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट, महलवारी, जिसमें जो पेमेंट है वो आपको कैसे करना है, कैश में करना है, ना कि काइंड्स में करना है। तो यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है कि मनी लेंडर। तो अगर उनको अपना कुछ भी पेमेंट करना है, उन्हें मनी लेंडर से पैसे लेने पड़ते थे और उसके बदले में उसे जो है वो कुछ भी देना पड़ता था। तो इस तरीके का क्लास का इमर्जेंस होता है। उसके बाद लैंडलेस कृषक, मतलब ये कि बहुत सारे जो जैसे कि क्या होता था कि जब लैंड जो है, जब डेप्टनेस बढ़ जाती थी फार्मर्स की, तो फार्मर्स क्या करते थे, अपना लैंड जो है वो सोल्ड कर दिया करते थे। किसको? मनी लेंडर को। और वो क्या हो जाते थे, लैंडलेस हो जाते थे। अब लैंडलेस हो जाते थे, फिर वो खुद के लैंड पे ही काम करने के लिए किसको पैसे देते थे, रेंट के तौर पे मनी लेंडर को पैसे देते थे। तो ये हो गया ना, मतलब खुद के लैंड पे भी काम करने के लिए उन्हें जो है पैसे देना पड़ रहा है, क्योंकि वो लैंडलेस हो चुके हैं। उसके बाद जो है एब्सेंटी ज़मींदार्स। तो उस टाइम पे क्या हुआ करता था, जब ब्रिटिशर से पहले के टाइम बता रही हूँ, कि ज़मींदार जो हुआ करते थे वो बहुत रिस्पॉन्सिबल थे। क्यों रिस्पॉन्सिबल थे? क्योंकि उन्हें पता था कि इनका जितना भी रिवेन्यू जनरेट होगा, वो इस पे डिपेंड करेगा कि जितना एग्रीकल्चरल आउटपुट जो है वो फार्मर्स देंगे, उस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। लेकिन अब जो है, क्योंकि ज़मींदार लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बोल दिया था सनसेट लॉ के अंदर, ब्रिटिशर्स ने ये बोल दिया था कि आपको जो है प्रोड्यूस करना, आपको जो है एक फिक्स नंबर ऑफ जो है आपको अमाउंट एक्सट्रैक्ट करना है ज़मींदार्स को, और उसमें से जो है ब्रिटिशर्स को देना है। अब ज़मींदार को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितना प्रोड्यूस हुआ है, कितना प्रोड्यूस नहीं हुआ है।
एक सर्वे हो चुका है कि इतना प्रोड्यूस होना चाहिए इस लैंड का और उतना प्रोडक्शन होगा। अब देखिए लैंड जो होता है एग्रीकल्चर कैसी चीज़ होती है कि कभी प्रोडक्शन हो, तो ज़मींदार उस टाइम पे कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी चीज़ की नहीं लिया करते थे। अब बात करते हैं कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड की। तो एग्रीकल्चरल लैंड जो था पहले के टाइम पे जो हमारे विलेजर्स थे उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि उनकी लैंड, उनकी ज़मीन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। उस टाइम पे उन लोगों को जो है ज़मीन का भी उन्होंने ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था कि ज़मीन बेच दी जाएगी, ज़मीन खरीद ली जाएगी। इस तरीके से जो है ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था। वो लोगों के लिए ज़मीन जो है वो उनकी पुश्तैनी ज़मीन है, चली आ रही है, एक फीलिंग जुड़ी होती है ज़मीन के साथ, तो वो ज़मीन के साथ जो है वो फीलिंग हुआ करती थी। लेकिन उस फीलिंग को डिस्ट्रॉय करके एक लैंड का जो है कमर्शियलाइज़ेशन शुरू करने का काम जो है वो ब्रिटिशर्स करते हैं। अब इंडियन हैंडलूम और इंडियन आर्टिसंस जो हैं वो भी बर्बाद हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि आपको पता होगा कि ब्रिटिशर्स जब अपने साथ आए तो उन्होंने अच्छे काम भी किए। जैसे कि उन्होंने सोचा कि हम जो है इंडस्ट्रीज़ को लेकर आते हैं, हम मशीन बेस्ड प्रोडक्शन को लेकर आते हैं। मशीन बेस्ड प्रोडक्शन का एक बेनिफिट ये होता है, एक तो आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो। सेकेंडली लेबर के कंपैरिजन में चीप पड़ता है आपको, तभी तो आप मशीन यूज़ करते हो, ठीक है? तो वो चीज़, और ब्रिटिशर्स अपनी अपनी जो है इंडस्ट्रियलाइज़ेशन करते थे और वहाँ का जो प्रोडक्ट है वो यहाँ लाकर बेचते थे। तो आपको अगर 1-2 चीज़ें, 2 प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं मार्केट में, और एक जो है हैंडीक्राफ्ट है और एक जो है हमारा मशीन मेड प्रोडक्ट है। मशीन मेड प्रोडक्ट हमेशा सस्ता रहेगा और जो हैंडीक्राफ्ट है वो हमेशा महँगा रहेगा। तो आप क्या खरीदोगे? आप सस्ता खरीदोगे, ठीक है? तो जनरली जो है एक कोई पर्सन जो होता है वो सस्ते प्रोडक्ट खरीदने का सोचता है। तो वैसे ही उस टाइम पे जो है इंडियन हैंडलूम और इंडियन आर्टिसंस जो है उनका पूरी तरीके से एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो चुका था, क्योंकि ब्रिटिशर्स के जो प्रोडक्ट थे, जो रेडीमेड प्रोडक्ट्स थे जो कि वो वहाँ से बना कर लाते थे, ब्रिटेन से बना के लाते थे, उन्हें जो है वो यहाँ पर एक्सपोर्ट करते थे। और यहाँ पर एक्सपोर्ट करने के कारण इंडियन आर्टिसंस खुद से जो है वो कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदता था, बल्कि जो सस्ते प्रोडक्ट्स है उसको खरीदना लोग पसंद करते थे। और साथ ही साथ जो एक सेल्फ रिलायंट विलेज सिस्टम था, सेल्फ रिलायंट विलेज सिस्टम मतलब कि एक विलेज के अंदर जो भी लोग रह रहे हैं वो आपस में जो है सपोर्ट करते थे एक दूसरे को, और हार्डशिप में भी, इकोनॉमिक से फेलियर्स में भी एक दूसरे को पैसा ग्रांट कर देते थे, कभी हेल्प कर देते थे, ठीक है? क्योंकि एक कलेक्टिविज्म का जो एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था उस टाइम पे, तो वो भी जो है डिस्टर्ब हो गया ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ की वजह से। उसके बाद लॉपसाइडेड इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसीज़, तो इम्पोर्ट जो है, जैसे कि उन्होंने, आपको पता होगा कि इन डिस्क्रिमिनेटरी जो है उन्होंने टैरिफ पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस की। इसका मतलब जो प्रोडक्ट वो एक्सपोर्ट करते थे, जो इंडिया के जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए जाते थे, उस पे जो है हैवी टैरिफ जो है वो इम्पोज़ होता था, ठीक है? क्योंकि वो इंडिया में बनाए गए हैं तो वो ऑफ़ कोर्स सी बात है उसकी प्राइस बढ़ जाती थी, ठीक है? उसकी प्राइस बढ़ जाती थी तो वो ब्रिटिशर्स नहीं खरीदते थे, और बाहर के जो प्रोडक्ट्स थे उस पे जो है क्या कहते हैं टैरिफ बिल्कुल कम था, मतलब वो बहुत सस्ते हो जाते थे तो इंडियंस लोग उसे खरीदते थे। तो इस वजह से जो है हमारे एक्सपोर्ट्स जो थे वो बहुत ज़्यादा डिस्करेज किए गए, इम्पोर्ट्स जो है वो बढ़ाए गए, और इम्पोर्ट्स में भी जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं उसे बढ़ावा दिया गया, बल्कि जो रॉ मटेरियल है वो तो इंडिया से ही जाता था इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोर्ट। लेकिन वो रॉ मटेरियल जो जाता था इंडिया में उसका सरप्लस जो है वो इंडिया में नहीं आता था, बल्कि वो जो है ब्रिटिशर्स के ऑफिस में यूज़ हो जाया करता था। तो इस तरीके की पॉलिसीज़ थी जो कि जो है इंडिया को रूइन करती है इकोनॉमिकली। उसके बाद हम देखते हैं वेपराइजेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़। तो इंडियन इंडस्ट्रीज़ का भी जो है बहुत ज़्यादा जो है नुकसान हुआ, क्योंकि जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ है वो फ्लरिश कर रही थी, और ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि हमारा जो है कॉम्पिटिटर जो है वो इंडियन इंडस्ट्रीज़ बन जाए। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं अबाउट दी एग्रीकल्चर और चेंज इन लैंड रिलेशंस के बारे में। तो अब बात करते हैं ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अंदर। तो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अंदर जो मेजरली इकोनॉमी थी वो किस पे डिपेंडेंट थी? एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी। आज भी आप देखो इंडिया की आज़ादी को 75 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी 60% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन जो है वो डिपेंडेंट है ऑन एग्रीकल्चर। तो बेसिकली उस टाइम पे तो 85% लोग जो थे वो विलेजेस में रहते थे, और आज भी जो है इंडिया के मोस्टली यानी 65% अराउंड पीपल जो है वो विलेजेस में रहते हैं, और
मतलब आज भी जो है मतलब जो रेशियो है लैंड, मतलब जो हमारा रेशियो है रूरल अर्बन रेशियो, तो आज भी जो है हम कह सकते हैं कि भारत गाँवों का देश है। तो क्योंकि ज़्यादातर आबादी कहाँ रहती है, गाँव में रहती है। लेकिन इतने सारे लोग जो है इस एग्रीकल्चरल सेक्टर में होने के बावजूद इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ी नहीं बल्कि कम होती गई। और इसलिए क्योंकि जो नए नए तरीके के जो सिस्टम, जो नए नए एग्रीकल्चरल जो सिस्टम्स लेकर आ रहे थे, ब्रिटिशर्स पॉलिसीज लेकर आ रहे थे, उससे लोगों को बहुत नुकसान हुआ। सेकेंडली एक बात ये भी है कि उन्होंने जो है कोशिश नहीं की कि कुछ नए तरीके के मेथड्स जो है, जैसे कि हमने इंडिया आज़ाद हुआ था तो हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है इंट्रोड्यूस किया। उससे पहले उन्होंने कभी कोशिश नहीं की कि इंडियन फार्मर्स को कुछ नए तरीके की मेथड्स दी जाएँ, जिससे जो है वो एग्रीकल्चर कर सके, उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ सके। तो ऐसा नहीं हुआ। और साथ साथ जो है उस टाइम पे ड्रॉट बहुत कॉमन थी, फ्रीक्वेंटली होती रहती थी, और लोगों को जो है क्या कहते हैं एग्रीकल्चर में काम करते थे लेकिन उनको जो है फिर भी वो अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाते थे, और स्टैग्नेशन बहुत ज़्यादा था एग्रीकल्चरल सेक्टर में। और साथ में उस टाइम पे जो है ज़मींदारी सिस्टम जो कि बंगाल प्रेसिडेंसी में जो है लगाया गया था, तो ज़मींदार जो है वो कौन कलेक्ट करते थे, क्या कलेक्ट करते थे, रिवेन्यू कलेक्ट करते थे। किसके लिए करते थे, कॉलोनियल अथॉरिटी के लिए करते थे। और उनको जो है क्या कहते हैं, दोनों भी मैंने आपको ऊपर बताया था कि ज़मींदार से भी कुछ काम नहीं किया, वो तो इंडियंस थे, उन्होंने भी कुछ काम नहीं किया, और ब्रिटिशर्स ने भी कुछ काम नहीं किया इम्प्रूव करने के लिए एग्रीकल्चर का स्टेट और साथ में फार्मर्स का स्टेट। तो उस टाइम पे ये होता है कि ज़मींदार्स को अपॉइंट किया गया था ताकि लैंड रेवेन्यू जो है कलेक्ट किया जा सके, क्योंकि ब्रिटिशर्स खुद थोड़ा ना जाएंगे लोगों से पैसा मांगने के लिए। ब्रिटिशर्स को लैंग्वेज नहीं आती इंडियंस की, इंडियन से कन्वे करना और इंडियन से काम करवाने का काम जो है वो ब्रिटिशर्स को उन्होंने सौंप दिया था। अब ब्रिटिशर्स को वो कहाँ, जो ज़मींदार है उनको कहाँ से लेकर आए थे, ज़मींदार को जो है उन्होंने क्या कहते हैं एक ग्रुप ऑफ लैंडलॉर्ड्स बनाया था, जो कि मतलब पहले जो है कोई चीफ रह चुका है, मिलिट्री चीफ वगैरह, तो उनको मिलकर जो है उन्होंने बनाया था। इसके अलावा जो है उन्होंने जो है पहले तो सबसे पहले जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस किया था, तो उसके तहत उन्होंने ये किया था कि एक परमानेंट रेवेन्यू फिक्स कर दिया था। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर फार्मर जो है वो 20 कुंटल राइस प्रोड्यूस करता है, तो फार्मर ने मतलब एक फार्मर के ऊपर फिक्स कर दिया गया था तुमको जो है 10 कुंटल राइस जो है हमें देने हैं। अब 10 कुंटल जो राइस है वो अगर हमें देने हैं, तो उसमें से जो है ब्रिटिशर्स को 10 कुंटल राइस चाहिए, ठीक है। अब ज़मींदार जो है वो ज़मींदार क्या करेगा कि 12 कुंटल राइस लेगा, 2 कुंटल खुद के पास रख लेगा, 10 कुंटल जो है वो किसको दे देगा, ब्रिटिशर्स को दे देगा। अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो उतना जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होते जाता है, रिवेन्यू तो फिक्स है कि इतना ही देना है, तो रिवेन्यू तो फिक्स है, और बाकी फ़ायदा किसका है, ज़मींदार का फ़ायदा है कि ज़मींदार को ज़्यादा फ़ायदा मिलते जाएगा। और इसके अलावा जो है बाद में जाके ब्रिटिशर्स को लगा कि ऐसा करने से तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है हमें, इसलिए उन्होंने जो है नए सेटलमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किए जो कि टेम्पररी सेटलमेंट थे। टेम्पररी सेटलमेंट यानी पहले तो परमानेंट कर दिया था कि इतना इतना ही लेंगे हम, और ना क्या कहते हैं उसके बाद उसको रिवाइज करके बोला कि नहीं हम ज़्यादा लेंगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि हमें जो है नुकसान हो रहा है, फार्मर्स जो है वो फ्लरिश कर सकते हैं, लैंडलॉर्ड्स जो है वो फ्लरिश कर रहे हैं, और हम लोग जो है हम लोग का जो है नुकसान हो रहा है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए परमानेंट ज़मींदारी सेटलमेंट सिस्टम जो है वो कहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ था, बंगाल, बिहार और नॉर्थ मद्रास में, और ये 20% ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी में जो है इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके बाद जो है हम देखते हैं कि टेम्पररी ज़मींदारी सेटलमेंट सिस्टम निकाला गया, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, उसमें वो जो है वो कहाँ पर था, यूनाइटेड प्रोविंस में था। आज के टाइम में आप जो देखते हो यूपी को देखते हो, उसके अलावा बंगाल और बॉम्बे में आपको देखने को मिल जाता था, सेंट्रल प्रोविंसेस में देखने को मिल जाता था। तो टेम्पररी सेटलमेंट सिस्टम 30% जगह पे था। उसके अलावा रेवतवारी सेटलमेंट सिस्टम, आपको बहुत अच्छे से पता होगा, रेवतवारी सेटलमेंट सिस्टम जो है ये थॉमस मुनरो ने इंट्रोड्यूस किया था 1820 के अंदर, ठीक है। रेवतवारी सेटलमेंट सिस्टम 1820 में सर थॉमस मुनरो द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, और ये इंट्रोड्यूस किया गया था मद्रास में, क्योंकि उनको लगा कि इस टाइम पे जो है उनको लगा कि लैंडलॉर्ड सिस्टम जो है वो एलियनेटेड है, मतलब ऐसा कोई सिस्टम हुआ नहीं करता था पहले कि बीच पहले तो है ना क्या कहते हैं, जो लैंडलॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा करप्ट होने लग गए थे, उनको रियलाइज़ हुआ ब्रिटिशर्स को कि ये लोग बहुत ज़्यादा करप्ट होते जा रहे हैं,
और जो है क्या कहते हैं इसकी वजह से जो हमारे पास हमारे तक रेवेन्यू पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच रहा है और फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो रियॉत मतलब क्या होता है, रियॉत मतलब होता है फार्मर। तो फार्मर डायरेक्टली जो है टैक्स पे करेगा, बीच का कोई मिडल मैन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बाद में जाके ये सिस्टम भी फेल हो जाता है, कैसे हो जाता है वो हम पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आपको ये समझना है कि जो हमारा परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम है, उसके बाद टेम्परेरी सेटलमेंट सिस्टम आया, उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है रेतवारी सेटलमेंट सिस्टम आता है। लेकिन तीनों भी सिस्टम्स के जो है अलग अलग अपने अपने जो है डिसएडवांटेजेस और कॉन्स है। अब यहाँ पर आपको एक्टिविटी दी गई है, आपको खुद को रिसर्च करनी है कि कौन से तरीके के रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम थे वो ब्रिटिशर्स ने अडॉप्ट करे थे। इसके बारे में तो मैं आपको पढ़ाई दूंगी कि कौन से तरीके के रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम थे और कब इम्प्लीमेंट करे थे और उसका अफेक्ट क्या हुआ था, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। और उसके बाद ये समझते हैं कि वो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि किस तरीके से ये जो सेटलमेंट है इसका अफेक्ट क्या पड़ा एग्रीकल्चरल सिनेरियो पे। और इसमें उन्होंने बोला है आपको कि आप आर सी दत्त के इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी रमेश चंद्र दत्त की इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया को रेफर करिए, 3 वॉल्यूम की है। उसके बाद जो है दादा भाई नारोजी की जो पॉवर्टी और ब्रिटिश रूल है उसको भी आप रेफर कर सकते हैं। उसमें जो है आपको बहुत अच्छे से पता है, उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में डिस्कस किया है। तो आप वो सारी चीज़ें रेफर कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। अगर नहीं है तो फिर बने रहिए वीडियो के साथ, हम शॉर्ट में जो है चैप्टर को कवर कर लेते हैं। तो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के अंदर क्या होता है कि मैंने आपको बताया था एक मिडल मैन होता है जो कि जिसको हम ज़मींदार कहते हैं। वो क्या करता है, सारे के सारे एक्सट्रैक्शन करता है फ्रॉम दी रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन करता है, रेवेन्यू का एक्सट्रैक्शन करता है फ्रॉम दी पीजेंट्स, और वो किसको देता है, ब्रिटिशर्स को देता है। और एक परमानेंट अमाउंट जो है, परमानेंट यहाँ पर इस चीज़ को रेफर किया जा रहा है कि एक अमाउंट जो है वो फिक्स कर लिया गया है कि इतना इतना अमाउंट है, उतना अमाउंट आपको पे करना है और उसमें जो है इंक्रीमेंट नहीं होगा। ठीक है। यूजुअली क्या होता है कि जैसे कि अगर आप एक लैंड पे प्रोडक्शन कर रहे हैं तो ओवर द टाइम क्या होता है कि धीरे धीरे आपकी जो प्रोस्पेरिटी आती है, राइट। एक फार्मर जो होता है प्रॉस्पर होता है, धीरे धीरे हो सकता है वो दूसरा लैंड एक्योर कर ले या जो भी हो, अपना लैंड का एक्सपांशन करे या फिर जो भी उसके पास ग्रेन्स बचे उसको बेच के और थोड़ा सा उसकी स्टेटस इम्प्रूव हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। ये जब सेटलमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ, ये सेटलमेंट एक्ट कब इंट्रोड्यूस हुआ ये भी आपको दिमाग में रखना है, 1793 में इंट्रोड्यूस हुआ। ओके, 1793। और आपको बहुत अच्छे से पता है ये कॉर्नवालिस द्वारा जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। और कॉर्नवालिस द्वारा जो है, इसके अलावा कॉर्नवालिस कोड एक तरीके का पूरा लेजिस्लेशन का बॉडी बनी थी। उस टाइम पर उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए थे कि किस तरीके से जो लैंड है उसकी ओनरशिप किस तरीके से रहेगी, और उसके अलावा बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस भी करे थे। उस टाइम पे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने लैंड रिलेशन सिस्टम को 3 हिस्सों में बांट दिया था, एक रेवेन्यू, एक जुडिशियल, एक कमर्शियल। देखिए रिवेन्यू क्या होता है, जिसमें से आप रिवेन्यू जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और जुडिशियल क्या होता है, जिसमें आप जुडिशरी मैटर्स डिस्कस करते हैं। कमर्शियल है जिसको आप खरीदना और बेचना कर सकते हैं। तो इस तरीके के अलग अलग चीज़ों को जो है उन्होंने बांट दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने लैंड रिलेशंस को, रिवेन्यू, जुडिशियल और कमर्शियल। तो ज़मींदार जो थे वो तो नेटिव लैंड ओनर्स थे, मतलब वो इंडिया के थे, उनको टैक्स कलेक्ट करने का काम दिया गया था। लेकिन उसके बाद जो है, उसके बाद उन लोगों ने जो है, क्योंकि उनके पास लैंड था, तो बेसिकली उनके पास लैंड था, तो इस तरीके से जो है एक तरीके से हमारे पास क्या हो जाता है, डिवाइड क्रिएट हो जाता है सोसाइटी में कि जो लैंडलेस फार्मर्स है वो और जो लैंड ओनर्स है उनके बीच में। तो जो लैंडलेस फार्मर्स हैं वो लोग जो है सफ़र कर रहे हैं और लैंड ओनर्स जो है वो और ज़्यादा लैंड्स को जो है क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं इम्प्रूव करते जा रहे हैं, अपने लैंड को जो है भरते जा रहे हैं अपने पास। तो बेसिकली एक्सट्रैक्शन ऑफ वेल्थ हो रहा था फ्रॉम द पुअर पीपल, और जो है क्या कहते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ कर रहा था कौन, जो लैंड ओनिंग क्लास है। तो इस तरीके का डिवाइड देखने को हमको मिलता है परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के अंदर। इसकी डेट आप याद रखना 1793। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं रियोतवारी सेटलमेंट सिस्टम। रियोतवारी सेटलमेंट सिस्टम जो है ये 18th सेंचुरी में थॉमस मुनरो द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। देखिए आपको पता होगा कि सर थॉमस मुनरो जो है मद्रास से रिलेटेड थे। तो उस टाइम पे गवर्नर ऑफ मद्रास सर्व कर रहे थे वो। तो उन्होंने लेट 18th सेंचुरी मतलब 1790s के टाइम पे उन्होंने फाइनल कर लिया था कि इस तरीके का सेटलमेंट सिस्टम होगा, लेकिन उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया था, 1820 में इसको इम्प्लीमेंट किया था। तो इस सेटलमेंट सिस्टम के अंदर क्या होता है कि मद्रास और बॉम्बे में ये इंट्रोड्यूस होता है और साथ साथ असम और कुछ प्रोविंसेस में भी ये जो है इंट्रोड्यूस होता है। इसमें क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट प्रोविजन ये होता है कि जमींदार सिस्टम जिसको हम कहते हैं, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जिसको हम कहते हैं, उसमें क्या होता था कि एक इंटरमीडिएरी रहता था, मतलब कि एक जो है बंदा है वो लैंड ओनर है, वो जो है क्या कहते हैं एक्सट्रैक्ट करेगा टैक्सेस को और गवर्नमेंट को देगा।
तो बहुत ज़्यादा करप्ट होते जा रहा था वो मिडल मैन। तो हम कहीं ना कहीं क्या कोशिश करते हैं कि मिडल मैन को जो है हम कहीं ना कहीं कट कर दे बीच में से, ताकि दोनों भी पार्टीज जो है वो खुश रहे। मिडल मैन जो होता है कहीं ना कहीं ज़्यादातर करप्ट हो जाते हैं, इसलिए जो है इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया कि मिडल मैन्स को और इंटरमीडियरीज को ख़त्म करना है। हम डायरेक्टली रायोत वारी मतलब होता है, रायोत मतलब होता है एक जो पर्टिकुलरली पीजेंट होते हैं, पीजेंट जो होते हैं उसको हम कहते हैं रायोत, जिसको हम रायत बोलते हैं। उसका जो है थोड़ा सा इंग्लिश वर्जन है रियोत, ठीक है। तो रियोत वारी बोल सकते हो आप, रायत वारी कह सकते हो। तो रियोत वारी सेटलमेंट जो है उसमें पीजेंट्स जो है उसको जो है डायरेक्टली हम उनसे जो है टैक्स कलेक्ट करेंगे। जैसे कि आज भी आप टैक्स पे करते हो तो आप जो है डायरेक्टली पे करते हो राइट गवर्नमेंट को, बीच में आप कोई किसी को देते नहीं हो कि ये आप टैक्स लो जाके दे देना, ऐसा नहीं करते हो। ऐसा आप करने लग गए तो पता चला कितना टैक्स आपने दिया था और कितना टैक्स एक्चुअली में वहाँ पर पहुँचा। तो बेसिकली यहाँ पर वही चीज़ हो रही है कि जैसे कि उस टाइम पे जो है मिडल मैन हुआ करते थे और इस टाइम मिडल मैन को हटा दिया गया था ताकि ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाए। तो आपको लग रहा होगा कितना अच्छा सिस्टम है, ठीक है, बिल्कुल अच्छा सिस्टम था, बट इसमें भी बहुत सारे फ्लॉज थे। कैसे फ्लॉज थे? उसमें ये होता है कि देखो सबसे पहले तो क्या होता है कि अगर इसमें जो है परमानेंट सेटलमेंट में क्या था, एक रेट फिक्स कर दिया गया था कि इतना स्लैब आपको पे करना है, 10% पे करना है जो भी। अब जो है क्या हो गया था कि आपको जो है इंक्रीज होता जाएगा, हर साल जो है इंक्रीज हो जाता था कि इतना इतना आपको पे करना है। और रेट्स जो थे वो भी हाई थे, ऑलरेडी रेट्स हाई थे और हर साल फिर भी उसको जो है इंक्रीज करा जाता था, ठीक है। और अगर उनको टैक्स उन्होंने नहीं पे किया तो गवर्नमेंट उनको एविक्ट कर देती थी, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने आपको पहले बताया था कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं हुआ करता था उस टाइम पे, क्योंकि जो विलेजर्स थे वो क्या करते थे, विलेजर्स जो है वो क्या करते थे कि हमेशा से बार्टर सिस्टम का प्रैक्टिस ज़्यादातर करते थे, उनको पैसे की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, पैसे की ज़रूरत ही नहीं है। और आप खुद इमेजिन करिए एक ऐसा टाइम जहाँ पर राजा चेंज होते जा रहा है, करेंसी चेंज होते जा रही है, उस टाइम पे कैसे पॉसिबल है कि एक पर्सन जो है वो करेंसी पे डिपेंड करेगा। आज करेंसी आपकी वैल्यूएबल है, कल नहीं रहे, तो कोई उसमें कोई गारंटी नहीं है, कोई बैक गवर्नमेंट बैक्ड करेंसी नहीं थी। तो उस टाइम पे ज़्यादातर लोग जो है डिपेंड करते थे हैवीली ऑन द बार्टर सिस्टम, जिसको हम कहते हैं एक्सचेंज इन द काइंड्स। तो वो जो है क्या कहते हैं उस टाइम पे उस पर डिपेंडेंट थे। लेकिन ब्रिटिशर्स को जो है काइंड्स नहीं चाहिए था, उनको कैश चाहिए था। तो इसलिए उन्होंने क्या कहते हैं कहा था कि जो टैक्सेस आप पे करोगे वो हमको सिर्फ और सिर्फ कैश में चाहिए। अब कैश लेने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, वो जो है उस टाइम पे बैंक्स तो हुआ नहीं करते थे, वो जाते थे मनी लेंडर्स के पास। मनी लेंडर उनको पैसे देते थे, वो उनको काइंड देते थे। तो इस तरीके से एक तो इंटरमीडियरी खत्म हो गया, लेकिन साथ में एक और प्रॉब्लम उठ कर आ गई, वो थी मनी लेंडर की प्रॉब्लम। और साथ साथ क्या होता है, अगर वो लोग जो मनी है वो नहीं चुका पाए, ठीक है, मनी वो अगर नहीं चुका पाते थे तो उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट उनके ऊपर लगा दिया जाता था मनी लेंडर द्वारा। और कभी कभी तो इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट से भी ज़्यादा लगा दिया जाता था। मतलब समझ लीजिए एक टैक्स हमको मिलता है कि 2 रुपये का उन्होंने जो है 2 रुपये जो है उन्होंने बोरो किए थे। 2 रुपये बहुत कम लग रहे होंगे आपको, लेकिन 2 रुपये की उस टाइम पे बहुत वैल्यू थी। 2 रुपये उन्होंने बोरो किए, उस पर उन्होंने 4 रुपये का जो है इंटरेस्ट लगा दिया। क्यों इंटरेस्ट लगा दिया? क्योंकि इंटरेस्ट जो है धीरे धीरे एक्यूमुलेट होते जा रहा था। 6 मंथ्स हो गए नहीं पे किया, 1 मंथ, 1 ईयर हो गया, 2 ईयर हो गया, क्रॉप फेलियर हो गया। तो इसलिए जो है लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा रिसेंटमेंट, और लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, बहुत ज़्यादा फ्यूरियस हो गए थे कि है ना उनको जो है क्या कहते हैं कोई ना कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है और उनसे सिर्फ और सिर्फ टैक्स जो है वो वसूला जा रहा है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम थी रेवत वाली सेटलमेंट सिस्टम के साथ। और फिर आपने पढ़ा ही है जैसे कि रेवत वाली सेटलमेंट सिस्टम को अपोज करने के लिए कुछ लोगों ने जो है गवर्नमेंट के जो है बिल्डिंग्स में घुस के जो है सारे डॉक्यूमेंट्स को जला दिया कि कितना अमाउंट पे करना है, क्या करना है। मनी लेंडर्स के घरों में लोग घुस गए और जो है उनके जो है सारे डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने जला दिया। तो इस तरीके की चीज़ें जो है लोग करते थे, क्योंकि उस टाइम पे जो है इतना ज़्यादा करप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हाइट्स पे था। और अगर हम इसकी एक प्रोस की बात करें कि एक चीज़ क्या अच्छी थी, तो वो ये थी कि बीच में पहले तो मिडल मैन का अबॉलिशमेंट, ठीक है, तो मिडल मैन का जो अबॉलिशमेंट किया गया ये बहुत ही सिग्निफिकेंट था। सेकेंडली एक और बात ये चीज़ है कि अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि जो पीजेंट्स थे उनको ही ओनर बना दिया गया था लैंड का, ठीक है। लेकिन बाद में जाके इसमें प्रॉब्लम होती गई, आपको समझना होगा। रायोट्स थे तो वो रायोट्स जो थे वो बड़े रायोट्स हो गए, उसके बाद उसके अंदर अंडर रायोट्स हो गए, स्मॉल राइट्स हो गए, और फिर उसके अंदर जो है लैंडलेस लेबरर्स आ गए। मतलब क्या होता था कि अगर एक लैंड रायत है, उसके पास बहुत सारा लैंड है, ठीक है, वो जो है फ्लरिश कर रहा है। अब वो क्या करेगा, अब वो लैंड पे जो है खुद खेती नहीं करेगा। अब वो क्या करेगा, एक और पर्सन को जिसके पास लैंड नहीं हो उसको दे देगा लैंड, ठीक है, और उसको लैंड दे देगा और वो उस पर खेती करेगा।
अब जब वो उस पर खेती करेगा तो उसका जो रिवेन्यू रहेगा वो तो वो चुका देगा, ठीक है। और साथ साथ जो है उसको जो है अलग से रेंट मिलेगा जो खेती कर रहा है उसका, उसको दोनों तरफ से फ़ायदा है। तो इसलिए जो है वो अक्सर क्या किया करते थे कि खुद जो है खेती नहीं करते हुए अंडर राइट्स को रखते थे, जो कि पीजेंट्स हुआ करते थे या फिर स्मॉल फार्मर्स हुआ करते थे, जो कि उस लैंड पे जो है एक्चुअली में फार्मिंग करते थे। तो इस तरीके के सिस्टम्स वहाँ पर क्रिएट होने लग गए। थर्ड थिंग बात करते हैं महलवारी सिस्टम की। अब महलवारी सिस्टम जो है वो मैकेंजी द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था 1822 में, लेकिन उसके अकॉर्डिंग उसके अलावा जो है आपको ज़्यादातर जो है विलियम बेंटिक का जो है नाम दिखेगा, जो कि इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करते हैं 1833 में। क्योंकि ये जो मतलब इम्प्लीमेंटेशन में जो आता है वो बेंटिक के अंदर ही आता है। तो उस टाइम पे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर, आगरा, सेंट्रल प्रोविंसेस, गंगाटिक वैली और पंजाब के टाइम में, पंजाब जो है आज का पंजाब नहीं, उस टाइम का पंजाब जिसमें पाकिस्तान भी कवर्ड है। तो ये सारी चीज़ें जो रीजन्स है, ये सारा रीजन जो है इस रीजन में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये रीजन मतलब क्या ब्रिटिशर्स भी चाहते थे कि जो है पीजेंट्स जो है वो परेशान ना हो, लेकिन वो ये भी चाहते थे कि उनको हैवी अमाउंट ऑफ टैक्सेस मिलते रहें। तो दूसरी चीज़ वो ये करते हैं कि अलग अलग महल्स में जो है महल्स में डिवाइड कर देते हैं। महल मतलब आप वो वाला महल मत समझिए, महल मतलब जो होता है एक तरीके का कॉन्स्टिट्यूएंट, जैसे कि एक दो तीन विलेजेस को एक महल बना दिया, मतलब ये एक पार्ट बन गया, ठीक है, अलग अलग महल बना दिया, इसलिए उसको महल वाली सेटलमेंट कहते हैं। तो अलग अलग महल थे और एक महल के अंदर दो से तीन जो है विलेजेस हुआ करते थे, और जो टैक्स था वो एक महल पे लगाया जाता था। और सारे जो है पर्टिकुलरली जैसे कि बोल दिया है कि समझ लीजिए विलेज ए, विलेज बी, विलेज सी, ठीक है। तो एक विलेज में से हमको इतना टैक्स चाहिए। अब सारे कल्टीवेटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि है ना क्या कहते हैं, हमें इतना रेंट देना है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, एक तो थोड़ी तरीके से जो कलेक्टिविज्म का आइडिया वो भी मर्ज होकर आया। क्योंकि अगर देखिए सामने वाला जो पर्सन है, कभी एक फार्मर कम दे पाया दूसरा फार्मर ज़्यादा दे देगा, तो इस तरीके से जो है चीज़ें बैलेंस हो जाएगी। थोड़ा सेटलमेंट जो है अच्छा होते ही है इससे। ले और उसके अलावा जो है हर फार्मर को फिक्स कर दिया था कि आपको इतना तो देना है, क्योंकि अलग अलग सॉइल को कैलकुलेट किया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा कि इस सॉइल में इतना प्रोडक्शन हो सकता है और इतना प्रोडक्शन के ऊपर आपको इतना इतना देना है, और रेंट कैलकुलेट कर लिया गया था। और उस रेंट का 66% जो है वो ब्रिटिशर्स मांगते थे। कितना? 66%, जो कि बहुत ज़्यादा हाई है। और उसके अलावा जो है ये सेटलमेंट को 30 ईयर्स के लिए बोल दिया गया था कि 30 ईयर्स तक के हम एग्रीड हैं। और लेकिन ये सिस्टम को मॉडिफाइड ज़मींदारी सिस्टम भी माना जाता था, क्योंकि इस सिस्टम में क्या होता था कि जो लैंड है ना, जो फार्मर्स है वो क्या करते थे, किसको देते थे, विलेज हेडमैन को देते थे। अब विलेज हेडमैन जैसे कि पंचायत का हेड होता है, तो बेसिकली वो पंचायत का हेड जो होता है वो क्या करता है, वो ज़मींदार बन जाता है, वर्चुअली ज़मींदार बन जाता है, क्योंकि पहले भी ज़मींदार यही काम करा करते थे और अब जो है हेडमैन ये काम कर रहा है, तो वो ज़मींदार बन गया। अब वो देखो फिर वहाँ पर करप्शन शुरू हो सकता है, तो इसलिए इसको कहा जाता है मॉडिफाइड ज़मींदारी सिस्टम। तो ये सारा पैसा जो है विलेज हेडमैन को देते थे, और फिर विलेज हेडमैन जो है ये पैसा किसको देते थे, हमारे ब्रिटिशर्स को देते थे। तो इस तरीके से जो है ये सिस्टम चला आ रहा था। और मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने जो है लैंड को जो है कमोडिटी बना दिया था। पहले जो हुआ करते थे, जो विलेजर्स हुआ करते थे, उन लोगों के लिए लैंड कोई कमोडिटी नहीं हुआ करता था। उनके लिए लैंड जो है पुश्तैनी दौलत हुआ करती थी। उनके लिए उनके जो है ग्रैंड पेरेंट्स की निशानी हुआ करती थी। उनके लिए जो है लैंड जो है उनके एक तरीके से इमोशनल कनेक्शन हुआ करता था उसके साथ। वो कभी भी बेचने की बात नहीं कर सकते थे लैंड को। तो लैंड कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं थी, लैंड में एक कलेक्टिव ओनरशिप थी, जो कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो है चेंज कर दी गई। और इनफैक्ट आप देखोगे जो राजा महाराजा जो लोग थे वो लोग भी कभी ये नहीं कहते थे कि ये मेरा लैंड है। तो उनको ऐसा नहीं था कि ये मेरा लैंड है, ये तुम्हारा लैंड है। तो लैंड का कोई प्राइवेट ओनरशिप का कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था। और जो जजमानी सिस्टम चला आ रहा था उस टाइम पे, जैसे कि आपको पता है मुगल्स थे उस टाइम पे, तो जजमानी सिस्टम चला आ रहा था और सेल्फ रिलायंस सिस्टम था। मतलब कुछ दिक्कत नहीं थी, सब लोग खुश थे बढ़िया से। लेकिन अब जो ब्रिटिशर्स आ गए तो क्या हुआ, इससे जो है पूरा तरीके से जो सिस्टम है वो एक्सप्लॉइट हो जाता है। कैसे एक्सप्लॉइट हो जाता है, क्यों एक्सप्लॉइट हो जाता है, बहुत सारे रीज़न है। क्योंकि आपको पता है कि ब्रिटिशर्स को जो है कैश क्रॉप्स चाहिए थे। कैश क्रॉप जो है उसका नाम है, कैश क्रॉप नहीं होते, वो कैश नहीं उगता है उसमें। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि इंडिगो हो गया, तो ऐसे कुछ चीज़ें जिसके बदले में आप बेच सकते हो और कुछ कैश कमा सकते हो, उसको हम कहते हैं कैश क्रॉप्स। तो उसके फूड क्रॉप्स के बदले जो है फार्मर्स को बोला जाता था कि आप कैश क्रॉप उगाओ। क्यों उगाएंगे भाई, उनको इंसेंटिवाइज करा जाता था कि नहीं आप उगाओ, हम आपको ये देंगे, और अगर आप नहीं उगाओगे तो हम आप पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगाएंगे।
तो डिस्करेजमेंट और इनकरेजमेंट दोनों से काम लिया जाता था। उसके अलावा जो है ऐसा तो कर लिया, ठीक है, अब उनका जो है जो प्रोड्यूस है वो भी ले लिया, लेकिन अक्सर क्या होता था कि जो फूड इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम उन्होंने फेस की। अब खाना वाना उन्होंने उगाया नहीं है, दाल चावल ये सब चीज़ें नहीं उगाई है, गेहूँ नहीं उगाए हैं, लेकिन अब उनके पास जो है खाने के लिए कुछ नहीं है, कैश क्रॉप्स हैं। तो कैश क्रॉप्स जो है वो ब्रिटिशर्स खरीदेंगे, पैसे देंगे, फिर वो पैसे आएंगे, फिर उसको जो है वो बेचेंगे, और जाके जो है उनको क्या खरीदना पड़ेगा, जो हमारे फूड क्रॉप जो उनको पहले फ्री में मिलते थे उनको खरीदना पड़ेगा। तो इस तरीके का सिस्टम हो गया था, और इस सिस्टम से लोग बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थे। सेकेंडली बात करते हैं कि पहले जो है ब्रिटिशर से पहले का टाइम पे भी टैक्स हुआ करता था, ऐसा नहीं है कि टैक्स नहीं हुआ करता था। टैक्स आप देखिए कि टैक्स हमेशा से हुआ करता था, क्योंकि आप देखिए स्टेट में जो सामने वाला बंदा बैठा है वह अगर आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, आपको जो है पुलिस की सिक्योरिटी ये सब चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, तो वो आपसे टैक्स मांगेगा ही मांगेगा। तो मनु के टाइम पे भी आप देखेंगे, रामायण महाभारत के अंदर, अग्नि पुराना के अंदर आपको बहुत सारे एक्सपेक्ट्स देखने को मिलते हैं। किस तरीके से जो मनु है वो बोलते हैं कि नहीं मैं किंग नहीं बनूंगा, लेकिन इनको बोला जाता है कि जो प्रजा बोलती है कि नहीं आपको हम जो है कुछ हमारा पार्ट ऑफ शेयर देंगे, तो वो एग्री हो जाते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि टैक्स जो है एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि प्राचीन से चला आ रहा है, और इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो है हमें जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सके बाय द रूलर, ठीक है। लेकिन उससे पहले क्या होता था, प्री ब्रिटिश टाइम में जो कैश हुआ करता था वो काइन में, सॉरी टैक्स जो हुआ करता था वो काइन में पे किया जाता था, कैश में नहीं पे किया जाता था। जैसे कि इतने किलो गेहूँ दे दो, इतने किलो चावल, ये वो। लेकिन अब जो है अब ब्रिटिशर्स के टाइम में ये कैश में बन गया था। तो आपको डिफरेंशिएट करने आना चाहिए कि क्या क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि कैश में जो है पहले जो कैश में दिया जाता था वो अब काइन, पहले जो काइन में दिया जाता था वो कैश में दिया जा रहा है, ऐसा बोल सकते हो आप। और उससे जो है दूसरी चीज़ आप ये बोल सकते हो कि जो टैक्सेस का जो रेट है वो थोड़ा मॉडरेट हुआ करता था, और ब्रिटिशर्स ने इसको बहुत हाई कर दिया, इतना कोई टैक्स नहीं मांगा जाता है, ठीक है। अब होता ये भी है कि जब ब्रिटिशर्स ने कैश का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, तो मैंने आपको ऊपर बताया था कि मनी लेंडर्स का इंट्रोडक्शन हो जाता है। तो मनी लेंडर्स मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि क्या करते थे कि मनी लेंडर्स पहले पैसे देते थे, ठीक है, लेके जाओ पैसे। उसके बाद पैसे चुकाए नहीं तो उनको मारते थे, पीटते थे, परेशान करते थे, और वो बोलते थे हम चुका रहे। फिर आखिरकार उनको क्या करना पड़ता था, अपना जो है कैटल बेच देना पड़ता था, ठीक है। उनके पास कैटल है वो बेच दिया, उसके बाद उनके पास जो है लैंड है वो बेच दिया। अब वो लैंड बेच दिया, अब उनको उस लैंड पे काम करना है, तो उस लैंड पे काम करने के लिए वो उनको रेंट देते थे, ठीक है। इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम चला आ रहा था। अब लैंड पे जो काम करने के लिए रेंट दिया जा रहा है, तो अब मनी लेंडर्स तो कितने मतलब एक्चुअल लैंड ओनर भी बन गए, वो बहुत ज़्यादा जो है ग्रो करते जा रहे थे, और जो पीजेंट्स है उनकी कंडीशन डिटोरिएट होती जा रही थी। एक टाइम ऐसा आ गया था कि बॉन्डेड लेबर का सिस्टम आ गया था, मतलब लोगों के पास जो है पैसे देने के लिए नहीं थे। अब जो है क्या कहते हैं उनको बोला जाता था कि आपको हमारे लैंड पे काम करना ही पड़ेगा, बॉन्डेड लेबर। अब आपको है ना ज़िंदगी में हमारे आपके बच्चे भी हमारे ही लैंड पे काम करेंगे। तो इस तरीके का जो है पूरा लेबर का जो है बाउंडेशन बना दिया गया था। और जब आप देखोगे जब इंडिया आज़ाद हुई, तो सिर्फ 7% लोग जो है 75% लैंड के मालिक थे। सोच सकते हैं आप, विलेजर्स की बात कर रही हूँ मैं। 7% विलेजर, 75% एग्रीकल्चरल लैंड के मालिक थे। और कितने बाद में बहुत सारे मूवमेंट्स हुए, भूदान मूवमेंट हुआ, विनोबा भावे और बाकी सब लोगों के द्वारा। लेकिन है ना फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने आज भी जो है लैंड पे कब्जा करके रखा है। गवर्नमेंट कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन लोग है ना अपना लैंड छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उन लोगों की जो पुश्तैनी, उन लोगों ने जो जमा करके रख लिया, अब जो है गवर्नमेंट सीज करके रखी है लैंड, लेकिन फिर भी वो छोड़ना नहीं चाहते। तो इस तरीके से जो है लोगों के पास 5-5 10-10 गाँव है। और कहीं कहीं पर कुछ जगह पे जैसे कि वेस्ट बंगाल वगैरह में क्या हुआ कि बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट हुआ था लैंड सेटलमेंट सिस्टम। तो उसकी वजह से जो हुआ कि उन लोगों का जो लैंड है वो वापस उनको मिल जाता है। गवर्नमेंट जो है लैंड सीज कर लेती है, अपर लिमिट लगा देती है, और फिर वो लैंड जो है वो पुअर लोगों को डिस्ट्रीब्यूट भी कर देती है। अब ये तो अपने बात करने की क्या क्या चीज़ें हुई थी। अब हम बात करते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता। तो इम्पैक्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि कमर्शलाइजेशन जो है ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था एग्रीकल्चर का, ठीक है। कमर्शलाइजेशन आपको मैंने बहुत अच्छे से बता दिया कि कमर्शलाइजेशन मतलब जो एग्रीकल्चर में जो भी चीज़ें प्रोड्यूस होती है, जब आप उसका जो है लेन देन करते हो मार्केट के अंदर, यू बाय यू सेल, तो दिस इज नोन एज कमर्शलाइजेशन। तो ये चीज़ ब्रिटिशर्स ने ही इंट्रोड्यूस की थी।
और साथ साथ जो है ब्रिटिशर्स की वजह से ये जो सिस्टम है पूरा का पूरा, जमींदारी सिस्टम पहले भी चला आता था थोड़ा अलग फॉर्म में, लेकिन उन्होंने जो है पूरा ट्रेडिशनल सिस्टम को जो है र्यून कर दिया, बर्बाद करके रख दिया। ठीक है। और मैंने आपको बताया कि कमर्शलाइजेशन की वजह से जो ब्रिटिशर्स मतलब कमर्शलाइजेशन की वजह से जो पीजेंट्स वर्क करते थे उनको मजबूर होकर कैश क्रॉप उगाने पड़ते थे, जैसे कि इंडिगो, टी, कॉफ़ी। ठीक है। औ- और कॉटन। लेकिन पहले जो है क्या करते वो क्या उगाया करते थे, फूड क्रॉप्स उगाया करते थे। और ये सब क्यों गान लगा रहा था, क्योंकि ये जो है मैनचेस्टर, मैनचेस्टर आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ब्रिटिश के अंदर है। उसको जो है क्या कहते हैं, प्रोडक्शन के लिए उसको रॉ मटेरियल की ज़रूरत थी, इसलिए इंडिया का जो रॉ मटेरियल है वहाँ पर जाया करता था, और वहाँ की कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है वो बूम करती थी। और हमारा जो है क्या कहते हैं, इंडिया में फूड सिक्योरिटी भी नहीं थी। अब ये सारी चीज़ें होने के बाद क्या होता है कि पीजेंट्स के पास जो है राइट ही नहीं बचता है लैंड के ऊपर, वो लोग तो बिल्कुल इनडेप्ट हो जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर आ जाती है रूरल रूरल इनडेप्टनेस। मतलब जो है लोग जो है पूरी तरीके से लोन में डूबे हुए रहते हैं। फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, मतलब जो लैंड होल्डिंग्स है वो जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि आपको पहले पता था कि पहले क्या होता था कि हमारा जैसे कि एक लैंड है, ठीक है, जैसे मैं आपको बताती हूँ, एक लैंड हुआ करता है, ये लैंड है। अब ये लैंड है तो इतना बड़ा, ये बहुत बड़ा लैंड है। अब पूरी फैमिली एक साथ रह रही है, क्योंकि आपको पता है इंडिया में जॉइंट फैमिली का जो एक हमेशा से फिनोमेना था। तो जो है लैंड होल्डिंग पूरी की पूरी एक फैमिली एक साथ रह रही है। ठीक है। अब क्या हो रहा है कि एक साथ जो है सब लोग मिल रहे हैं, काम कर रहे हैं और फार्मिंग कर रहे हैं। लेकिन अब ब्रिटिशर्स ने क्या कहा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो अब जो है लोगों ने बोला कि भाई हमको थोड़ी प्रॉपर्टी दे दो, हमको थोड़ी प्रॉपर्टी दे दो। और इस तरीके से ये हो जाता है कि जो मतलब भाइयों भाइयों में झगड़े हो रहे हैं। ठीक है। और फिर है ना क्या कहते हैं, लैंड का बंटवारा हो रहा है। अब ये इतना बड़ा लैंड था, अब बहुत सारे लोग उस पर करते थे। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आ गया। तो अब क्या होने लग गया कि ये लैंड जो है दो बेटे हैं, दो में हिस्सों में बढ़ गया। फिर उनके दो दो बेटे होंगे, तो और फिर वो दो दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। ठीक है। और फिर जो है उनके दो दो बेटे होंगे, तो फिर दो दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। समझ रहे हो अब मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो इतने छोटे छोटे लैंड के जो है पीसेस हुआ करते थे। अब लैंड के जो इतने छोटे छोटे पीसेस हो गए, तो अब ये बिल्कुल वेस्टेज है। क्योंकि आप अगर इतने से लैंड पे जो है मतलब जो है आप कहीं ना कहीं जो है इतने से लैंड पे रह रहे हो, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको बहुत सारी फैसिलिटीज आप जो है अरेंज नहीं कर पाओगे। पहले के टाइम पे आप समझ लीजिए आपने कैटल्स रख ली। ठीक है। अब उस टाइम पे क्या हो रहा था, इरिगेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस हो रहा था, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम, तो और ट्रैक्टर, ये सब चीज़ें। तो वो आप नहीं अफोर्ड कर पाओगे। क्यों नहीं अफोर्ड कर पाओगे, क्योंकि आप एक छोटे से लैंड पे वो कर रहे हो। तो खेती कभी भी क्या होती है, अगर आप बड़े लैंड पे करोगे तो हमेशा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, और आप छोटे से लैंड पे करोगे तो हमेशा आपके लिए नुकसानदायक रहेगी। अब एक और फिनोमेना ये आता है कि ब्रिटिशर्स की वजह से नई नई क्लासेस इमर्ज होकर आई। वो नई नई क्लासेस क्या थी, वो नई नई क्लासेस क्या थी, जैसे कि मनी लेंडर की क्लास मैंने आपको बताया, लैंडलेस लेबरर्स की क्लास। ठीक है। एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स की क्लास, इन फॉर्म ऑफ जमींदार। तो मैंने आपको पहले बताया था कि ज़मीन के ओनर्स थे, लेकिन आते भी नहीं थे देखने के लिए, सिर्फ और सिर्फ पैसे कलेक्ट करने के लिए आते थे। ठीक है। अब बहुत सारे हिस्टोरियंस थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स को जो है क्या कहते हैं ब्लेम किया कि ब्रिटिशर्स की वजह से ऐसा हो गया, ब्रिटिशर्स की वजह से ऐसा हो गया। ठीक है। और दूसरी चीज़ें भी है, लेकिन हमको दूसरे तरीके से भी देखना पड़ेगा, हमको मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स को भी देखना है। तो कुछ मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स, क्योंकि आपको पता है मार्क्सिज्म का जहाँ पर नाम आता है, तो मार्क्सिज्म जो है हमेशा क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म के बेसिस पे होता है। तो ए आर देसाई और आर पी दत्त बताते हैं कि ये जो चीज़ें हो रही थी इंडिया में, ये इट इज़ ड्यू टू द कैपिटलिज्म। जो ब्रिटिश में कैपिटलिज्म इंक्रीज हो रहा था उसके वजह से जो है इंडिया को ये सब चीज़ें जो है सफ़र करनी पड़ी, क्योंकि इंडिया रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा था, इसलिए जो है ये सारी प्रॉब्लम जो है इंडिया को हुई। अब गांधी जी का व्यू देखें तो गांधी जी आपको पता था चरखा चलाते थे फ्रीडम मूवमेंट में। उस टाइम पे मशीनरीज आ चुकी थी, बहुत ज़्यादा मॉडर्न मशीनरी आ चुकी थी। बट वाई गांधी जी फोकस ऑन हैंड स्पिनिंग। हैंड स्पिनिंग वो इसलिए गांधी जी फोकस करते थे क्योंकि उनको लगता था कि हैंड स्पिनिंग एक ऐसा तरीका है जिससे जो है मशीन में, क्योंकि मशीन क्या करती है, उन गांधी जी मशीन को बहुत ज़्यादा ईविल समझते थे। मतलब बहुत सारे जो है एक ऐसी कंट्री स्पेशली इंडिया जहाँ पर 140 करोड़ की आबादी है, और 30-40 करोड़ लोग जो है क्या कहते हैं आबादी के, वो क्या है, बेरोजगार बैठे हुए हैं। लेकिन आप मशीन लेकर आ जाओगे और लोगों को अनएम्प्लॉयड कर दोगे। तो जो काम 10 लोग मिलकर कर सकते थे वो लोग एक मशीन ने कर दिया, 10 लोग बेरोजगार हो गए। तो ऐसे करते करते लाखों करोड़ों लोग जो है बेरोजगार हो जाते थे। इसलिए गांधी जी का कहना था
कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है और मॉडर्निटी है इसको वो क्रिटिसाइज़ करते थे, मशीन मेड प्रोडक्शन को क्रिटिसाइज़ करते थे। जब तक कि क्रिटिसाइज़ करते थे तब तक वो ये कहते थे कि जब तक जो पुअरेस्ट लोग हैं उनका फ़ायदा ना हो सके। जब एक बार पॉवर्टी ख़त्म हो जाए पूरी तरीके से तब आप मशीन लेकर आओ, चल जाएगा। लेकिन अभी से आप मशीन लेकर आओगे तो जो है आप कहीं न कहीं जो है लेबरर्स के मतलब लेबरर्स को जो है पैसा नहीं देते हुए आप मशीन में जो है अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो हमेशा से टैक्स सिस्टम चला आ रहा था, तो ब्रिटिशर्स ने टैक्स का सिस्टम कैसा कर दिया जो कि बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर को। तो हम वो डिस्कस करते हैं। तो पहली चीज़ तो ये देखने की बात है कि जो ब्रिटिशर्स थे पहले तो क्या हुआ करता था, हम कंपेयर करेंगे प्री ब्रिटिश टाइम में। उस टाइम पे क्या होता था कि जो ओनरशिप ऑफ लैंड थी वो कलेक्टिवाइज थी, एक विलेज की जो थी वो पूरा लैंड हुआ करता था, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड कर दी, ठीक है। उसके बाद उस टाइम पे क्या होता था कि जो रिवेन्यू है वो किंग फिक्स करा करता था, लेकिन वो वेरिएबल था। जैसे कि समझ लीजिए कि आपका इतना इतना जितना प्रोड्यूस होगा उस प्रोड्यूस का आपको 10% देना है, ठीक है। अब उस टाइम पे बाद में ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने ये किया कि विलेज की जगह इंडिविजुअल को ला लिया और 10% का पैसा देना पड़ता था, जितना प्रोड्यूस होता था उतना ही पैसा देना पड़ता था। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, फिक्स कर दिया इतना तो देना ही है, मतलब आपका प्रोडक्शन हो या ना हो आपको इतना पैसा देना ही है। फिक्स मनी पेमेंट का सिस्टम जो है ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस कर दिया था। और है ना, पहले तो कैसे करते थे लोग, एनुअल पोर्शन देते थे, स्पेसिफिक पोर्शन देते थे। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, सॉइल को सर्वे करवाया कि ये सॉइल में इतना इतना प्रोडक्शन होना चाहिए, ऐसा सर्वे करवा लिया, ठीक है। अब सॉइल से प्रोडक्शन हो या ना हो वो डिपेंड करता है नेचर पे, नेचुरल चीज़ों पे डिपेंड करता है, मॉनसून पे डिपेंड करता है। लेकिन वो सारे फैक्टर्स को अवॉइड करते हुए इतना प्रोड्यूस होना चाहिए और इतना इतना हमको मिलना चाहिए, वो भी कैश में। तो वो फिक्स कर दिया। अब जो है सोचा नहीं कि अगर कैश जो वो लेंगे और कभी उनका क्रॉप फेल हो गया तो वो जो है किस तरीके से मनी लेंडर को पैसे चुकाएंगे, वो सब चीज़ें उन्होंने नहीं सोची। तो इसलिए जो है कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के दौरान जो है ये सारी चीज़ें इमर्ज होकर आती है प्रॉब्लम, कि एक तो इंडिविजुअल को रिस्पॉन्सिबल बना दिया था कि आपको जो है इतना इतना पैसा देना है, इतना इतना रिवेन्यू जो है पे बैक करना है। और जो पहले के टाइम पे पूरा विलेज रिस्पॉन्सिबल होता था, पूरा विलेज जो है हेडमैन को पैसे देता था, हेडमैन जो है पैसे ले जाके किसको देता था, हेडमैन उस टाइम पे करप्शन इसलिए भी नहीं करता था क्योंकि उस टाइम पे उसको पता था कि इतना इतना पैसा जो है एक विलेज से जाना है, तो वो जो है उतना पैसा ले जाके किंग को दे दिया करता था। अब इस टाइम पे क्या होता था कि ब्रिटिशर्स ने जो एक ज़मींदार सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। तो ज़मींदार जो है वो तो खुद भी करप्ट थे और साथ साथ जो है उनका एक तरीके का इंसेंटिव और एक तरीके का कमीशन भी उसमें हुआ करता था। और एक और चीज़, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले के टाइम पे अगर हार्वेस्ट फेल हो जाया करता था तो उस टाइम पे क्या लैंड रिवेन्यू आएगा, ज़ीरो लैंड रिवेन्यू, आपको कुछ भी पे नहीं करना है, क्योंकि रिवेन्यू उतना ही होगा जितना हार्वेस्ट होगा। हार्वेस्ट ही आपका ज़ीरो हुआ है तो ज़ीरो बाय ज़ीरो ज़ीरो, कोई इसका वो नहीं है। तो बेसिकली आपका जो है क्या कहते हैं, जब लैंड प्रोडक्शन में से कुछ हुआ ही नहीं है तो आप रिवेन्यू नहीं पे करोगे। लेकिन ब्रिटिशर्स के टाइम में ऐसा नहीं था। ब्रिटिशर्स में आपके पास लैंड प्रोड्यूस हुआ हो या नहीं हुआ हो, आपको फिक्स एनुअल पेमेंट देना ही है। और एआर देसाई जो है ये ऐसा कमेंट करते हैं, फॉलोइंग कमेंट करते हैं। तो एआर देसाई वही बताते हैं कि जब लैंड होल्डर जो हुआ करता था, जब लैंड नहीं पे कर पाता था तो उसे जो है अपने उसके बदले में लैंड को मॉर्गेज करना पड़ता था या सेल करना पड़ता था। तो इससे एक इनसिक्योरिटी आ गई कि इसके पास लैंड है, इसके पास लैंड नहीं है। वो इनसिक्योरिटी पहले कभी थी नहीं, ठीक है। पहले कभी इनसिक्योरिटी थी नहीं क्योंकि पूरा लैंड जो है विलेजर्स का हुआ करता था। अब दूसरी चीज़ ये भी है कि इस तरीके से क्या हुआ कि विलेजर्स की जो सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी है वो बर्बाद हो गई। और साथ-साथ उस टाइम पे जो है पंचायत का जो सिस्टम हुआ करता था कि जो भी फैसला है वो क्या कहते हैं, जो पंचायत है वो ले लिया करती थी, ठीक है, विलेज के अंदर। लेकिन उस टाइम पे जो है ब्रिटिशर्स ने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया था, कुछ कोर्ट स्टैब्लिश कर लिए थे, वहीं पर जो भी चीज़ें हैं वो लैंड डिस्प्यूट जो है वो सेटल होंगे। तो लोगों का भरोसा विलेज से हटते जा रहा था और लोगों का जो है आपस में जो है कॉपरेशन जो था वो भी ख़त्म होते जा रहा था। अब इससे कहीं न कहीं जो है पंचायत की पावर भी ख़त्म हो गई थी और लोगों का जो आपस में एक ट्रस्ट था, एक कम्युनिटी की कम्युनल सोशल लाइफ थी, वो सब जो है बर्बाद होते जा रही थी। और ये नया सिस्टम जो इंट्रोड्यूस कर दिया था ब्रिटिशर्स ने, इससे पूरी तरीके से जो है एग्रीकल्चरल फंक्शंस तो थे ही। मैंने आपको बताया ना, सिर्फ गाँव जो हुआ करता है वो सिर्फ एक एग्रीकल्चर फंक्शन के लिए नहीं माना जाता। एग्रीकल्चरल फंक्शन, इकोनॉमिक फंक्शन, सोशल फंक्शन, सब लोग साथ में त्योहार मना रहे हैं, पॉलिटिकल फंक्शन, इलेक्शन हो रहे हैं, पंचायत बन रही है, इकोनॉमिक फंक्शन, जुडिशरी फंक्शन, फैसले लिए जा रहे हैं, ठीक है।
सारे फंक्शन जो है गांव परफॉर्म करता था, एक विलेज परफॉर्म किया करता था, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल। लेकिन ये सारा फंक्शन जो है ब्रिटिशर्स ने उनसे छीन लिया, वो सिस्टम को बर्बाद कर लिया, और वो जो बॉन्ड हुआ करता था ना विलेज में, वो बॉन्ड जो है वो ख़त्म हो गया। और साथ साथ जो है जो स्टेट है, स्टेट की वजह से ये भी चीज़ हुई कि ब्रिटिशर्स ने ये इस तरीके का इंट्रोडक्शन किया, उससे ये भी चीज़ हुई कि विलेज के अंदर की यूनिटी भी ख़त्म हो गई। और साथ साथ एक और चीज़ ये कि उस टाइम पे जो एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्री जो उस टाइम पे हुआ करती थी, वो एक दूसरे के सपोर्ट से हुआ करती थी। मैंने आपको पहले बताया कि किसी के पास पैसे नहीं है तो कुछ सामान ले लिया, किसी से कुछ ले लिया, एक बहुत ज़्यादा भाईचारे का सिस्टम हुआ करता था। लेकिन वो सब जो सिस्टम है वो किसने डिस्ट्रॉय कर लिया, इंडिविजुअल ओनरशिप का जो आइडिया था, लिबरलिज्म का जो आइडिया है, आज जो हम सब लोग सेल्फिश जो है, सब लोग खुद के बारे में सोचने लग जाते हैं, तो वो आइडिया जो है वो ब्रिटिशर्स की देन है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने कहीं ना कहीं जो है इंडिविजुअलिज्म पे बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज किया, और जो है लैंड प्रॉपर्टी को जो है ओनरशिप जो है प्रॉपर्टी की उन्होंने ही इंट्रोड्यूस की। तो एक और प्रॉब्लम ये आती है कि जो फार्मर्स थे वो अब सेल्फ कंजप्शन के लिए प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे, अभी आपको मैंने ऊपर बताया था। वो कैश क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे थे। ये क्यों प्रोड्यूस कर रहे थे? क्योंकि उनको देखिए, मनी लेंडर से पहले पैसे लेना पड़ते थे, ठीक है। अब उनको पता था कि मनी लेंडर से पैसे लेंगे तो अब वो जो है बहुत ज़्यादा डेप्ट लगाएंगे बहुत ज़्यादा जो है इंटरेस्ट लगा देंगे, अब वो इनडेप्टेड हो जाएंगे। तो इसलिए उसको अवॉइड करने के लिए वो क्या करते थे कि अब वो है ना क्या करते हैं, खुद जो है ऐसे क्रॉप प्रोड्यूस करते थे जिसके बदले में उनको कैश मिल सके, और वो कैश से जो है वो ब्रिटिशर्स को टैक्स पे कर सके। तो इस तरीके से जो है कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो गया। और अब पहले ऐसे कभी भी जो है सीड्स नहीं उगाए जाते थे, कॉटन, जूट, वीट, शुगर केन, ऑयल वगैरह। तो कुछ नए क्रॉप्स जो है ये उगने लगे, ठीक है। और इसके अलावा ये सब चीज़ें जो है कहाँ जाती थी, इंडस्ट्रीज़ में जाती थी, इंग्लैंड की। और ए आर देसाई बताते हैं, क्या बताते हैं, उनकी बुक में बताते हैं, एक यहाँ पर कोटेशन दिया हुआ है कि यहाँ पर जो है इंडिया की जो इकोनॉमी है, ये वर्ल्ड की इकोनॉमी से जो है किस तरीके से रिलेट हो रही थी, किस तरीके से जो है कनेक्ट हो रही थी। तो वो बताते हैं कि किस तरीके से भले ही जो है उस टाइम पे जो सेल्फ सफिशिएंट नेचर था वो डिस्ट्रक्ट हो रहा था, भले ही जो है उस टाइम पे जो है इंडिया के अंदर जो है फार्मर्स सेल्फ सफिशिएंट नहीं बचे थे, लेकिन फिर भी एक चीज़ जो हो रही थी वो बहुत अच्छी थी। उनका कहना था कि जो विलेजेस थे, वो विलेजेस जो है वो किससे कनेक्ट हो रहे थे, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी से कनेक्ट हो रहे थे। मतलब कैपिटलिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था इंडियन इकोनॉमी का। पहले इंडिया खुद में ही प्रोड्यूस करती थी, खुद में ही खाती थी आराम से, लेकिन अब बाहर भेजना, एक्सपोर्ट करना, इम्पोर्ट करना, तो वो बताते हैं कि एक नेसेसरी स्टेप है। ये नेसेसरी स्टेप इसलिए है क्योंकि इससे जो है कहीं न कहीं एक मटेरियल फाउंडेशन जो है वो बनता है, और इंडिया का जो है कैपिटलिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। और साथ-साथ जो है ये एक बहुत नेसेसरी स्टेप था। ये नेसेसरी स्टेप इसलिए भी था क्योंकि एक तरीके से आइसोलेशन क्रिएट हो चुका था, फिजिकल, सोशल, कल्चरल आइसोलेशन क्रिएट हो चुका था, और ये आइसोलेशन को ब्रेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। क्यों ब्रेक करना ज़रूरी था? इससे ये होता है कि लार्ज स्केल सोशल एक्सचेंजेस चालू हो जाते हैं। अब पूरा इंडिया जो है हर चीज़ बाहर सप्लाई कर रहा है, इंडिया में बाहर की चीज़ें आ रही है, ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें आ रही है। और ब्रिटिशर्स ने इसको फैसिलिटेट करने के लिए क्या इंट्रोड्यूस किया, रेलवे और ऑटोमोबाइल भी इंट्रोड्यूस किए। तो इस तरीके से जो है इस तरीके के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से और ज़्यादा जो है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का जो है ग्रोथ होता है। तो इस तरीके इसके जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है उसको ये हाईलाइट करना चाहते हैं। आपको एग्जाम में जो है कभी पॉजिटिव इम्पैक्ट पूछ लेंगे, कभी नेगेटिव इम्पैक्ट पूछ लेंगे, ब्रिटिश इंटरवेंशन इन द एग्रीकल्चर सिस्टम ऑफ इंडिया। तो उसमें आप प्रोस और कॉन्स दोनों को समझते हुए चलो, और ये भी समझते हुए चलो कि किस तरीके से डिफरेंट स्कॉलर्स का क्या व्यू है, मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स का क्या व्यू है, गांधी जी का क्या व्यू है, और उसके अलावा दूसरे जो स्कॉलर्स है, इंडियन नेशनलिस्ट स्कॉलर, उनका क्या व्यू है। अब बात करते हैं इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो इंडस्ट्रीज़ जो थी कैसी थी वो हम समझते हैं। तो ब्रिटिश एरिया के अंदर अर्बन इंडस्ट्री और विलेज आर्टिशन दोनों के दोनों बहुत ख़राब स्टेट में थे। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने एक तो क्या किया, तो नेसेसरी इसलिए था कि जो हमारा ये जो सोशल एक्सचेंजेस होने लग गए, अब ब्रिटिशर्स ने रेलवे और ऑटोमोबाइल निकाल लिए, तो उससे भी क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा जो है ये तरीके के जो है ट्रांजैक्शंस जो है वो बढ़ने लग गए। अब इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करते हैं। तो इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करें तो ब्रिटिशर्स के अंदर विलेज आर्टिशन और साथ साथ जो है अर्बन इंडस्ट्रीज दोनों भी डेवलप अंदर बिल्कुल नहीं हो रही थी। क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि आपको मैंने ऊपर बताया था कि होता ये था कि ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया को गुड को जो एक्सपोर्ट करते थे, तो उस पे हैवी टैरिफ लगाया करते थे। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की बात कर रही हूँ मैं।
मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की बात कर रही हूँ तो उसमें एक्सपोर्ट पे हैवी जो है टैरिफ लगाया करते थे। और जो ब्रिटिशर्स के जो गुड्स आया करते थे इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, उस पर स्पेशल प्रिविलेजेस होती थी, उनको नहीं लगता था। उन्हें जो है क्या कहते हैं, कोई भी तरीके का टैरिफ नहीं लगता था। इसलिए एज अ रिजल्ट ये होता था कि इंडियन मार्केट में भी इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो थे वो बहुत महंगे थे एज़ कम्पेयर टू ब्रिटिशर्स के मैन्युफैक्चर्ड गुड्स से। और ब्रिटिश मार्केट में भी इंडिया के जो गुड्स थे वो भी बहुत ज़्यादा महंगे थे एज़ कम्पेयर टू ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड। तो दोनों कंट्री में ये हो रहा था कि इंडिया के हैंडीक्राफ्ट डिक्लाइन होते हैं। तो इंडिया के हैंडीक्राफ्ट डिक्लाइन होने से लोग जो है क्या कहते हैं, आर्टिशन सिस्टम जो है डिक्लाइन होता जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ये भी पता होगा कि जैसे कि ब्रिटिशर्स आते हैं तो ब्रिटिशर्स तो ऑफिसेस में रहते हैं, इस तरीके की चीज़ों में रहते थे। इंडियन के जो राजा हुआ करते थे, ठीक है, वो लोग क्या 1700 तक के जो बहादुर शाह जफर देख लीजिए, मुगल रूलर्स, उन लोगों का एक पूरा तरीके का कोर्ट होता था, रॉयल कोर्ट होते थे। वहाँ पर बहुत सारे लोग के काम हुआ करते थे, जैसे कि कुछ लोग गाना गा रहे हैं, कुछ लोग डांस कर रहे हैं, कुछ लोग हैंडीक्राफ्ट चीज़ें कर रहे हैं। तो अलग अलग चीज़ों का काम हुआ करता था, आर्टिशंस का वहाँ पर काम हुआ करता था रॉयल कोर्ट में। बट रॉयल कोर्ट जैसे कि ब्रिटिशर्स आए और ओवरथ्रो करते हैं ये सारी चीज़ों में, बैटल्स में राजाओं को हराया जाता है, तो वो सारा आर्टिशन का जो काम है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे फ्री ट्रेड जो है वो जो है इम्पोज की। फ्री ट्रेड मतलब ये कि ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया को फोर्स करते थे कि आप जो है आपका रॉ मटेरियल इंग्लैंड में सप्लाई करो। ठीक है। दूसरी बात ये आती है कि यहाँ पर जो है उन्होंने रेलवेज जो लेकर आए 1853 के अंदर। तो रेलवेज जब लाए तो उससे तो और ज़्यादा काम ब्रिटिशर्स का आसान हो गया। क्यों लाए थे? हमारे लिए नहीं लाए थे, उन्होंने इसलिए लाए थे क्योंकि जो हमारा विलेज था, ठीक है, ये हमारा विलेज है, ठीक है, ये देख लीजिए। अब ये विलेज है, तो ये बहुत ज़्यादा दूर है सी पोर्ट से, सी पोर्ट बहुत ज़्यादा दूर है। ठीक है। अब सी पोर्ट से जाएगा ना सारा मटेरियल, कहाँ पर? ब्रिटिशर्स के पास। तो वहाँ पर जो है सी पोर्ट तक जाने के लिए विलेज से इन्होंने रेलवे इंट्रोड्यूस कर लिए थे। ठीक है। तो रेलवे से जो है सामान सी पोर्ट तक जाता था और फिर सी पोर्ट से जो है सी में जाता था और शिप में जाके जो है कंट्री में सप्लाई होता था। सिमिलरली वहाँ से जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स आएंगे वो भी वहाँ से सी पोर्ट में आते थे और सी पोर्ट से जो है रेलवेज के थ्रू पूरे इंडिया में जो है डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे। तो ये बहुत कॉमन सी बात हो गई, ये आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा, बहुत कॉमन आपके लिए ये चीज़ें होनी चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं कि उस टाइम पे क्या होता है कि कल्चरल इम्पैक्ट भी हो रहा था। तो अपने गुड्स को जो है क्या कहते हैं एग्जीबिशन में रखा करते थे इंग्लिश लोग कि आप जो है उनको अडॉप्ट करो। और आज भी आप देखते हो, आपको मैंने पहले बताया कि आज भी हम जो है जो वेस्टर्न ब्रांड्स होते हैं उसको हम बहुत ज़्यादा जो है प्रीस्टिजियस समझते हैं। आज अगर आपके सामने कोई ब्रांडेड जीन्स पहन ले और ब्रांडेड जो है आपके सामने शूज़ पहन ले, ठीक है, तो आप उसको ज़्यादा जो है वेल्दी, उसको ज़्यादा मॉडर्न समझोगे। और अगर आपके सामने कोई हैंडीक्राफ्ट कुर्ता और हैंडीक्राफ्ट धोती पैजामा पहन कर आए तो आप उसको जो है बैकवर्ड समझोगे। तो ये मेंटालिटी जो है ब्रिटिशर्स ने हमारे माइंड में जो है हमें कहीं ना कहीं ये मेंटालिटी ब्रिटिशर्स की हमारे पास जो है वो देन है। तो इसलिए जो है उस टाइम पे भी एग्जीबिशन होता था, उस टाइम पे भी जो अर्बन प्रोफेशनल लोग हुआ करते थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स के अंदर जो है लॉयर्स वगैरह की भी ग्रोथ होती है, क्योंकि उस टाइम पे इतनी ज़्यादा हमारे पास लिटरेसी नहीं थी। तो ब्रिटिशर्स जब आते हैं तो ऑफकोर्स सी बात है कि उस टाइम पे लिटरेसी बढ़ती है तो अर्बन प्रोफेशनल्स का जो है ग्रोथ होता है। तो वो लोग भी वेस्टर्न गुड्स को प्रेफरेंस देते थे। ठीक है। और साथ साथ जो है नए नए तरीके अपर क्लास जो थे वो अपर क्लास जो है वो भी क्या करते थे, वेस्टर्न गुड्स को वो देते थे, एम्फोसाइज करते थे। इसलिए कहीं ना कहीं हमारा जो हैंडीक्राफ्ट है वो पूरी तरीके से जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है। सेकेंडली एआरएसआई ये भी बताते हैं कि इससे फ़ायदा भी होता है, ये फ़ायदा होता है कि जो इंटायर लोग हैं इंडिया के अंदर वो कनेक्टेड हो जाते हैं। क्योंकि आपको पता है, आपको बहुत सारे बार ये क्वेश्चन आता है कि रेलवेज का रोल बताइए इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। तो रेलवे से क्या होता है कि इंडिया के में जैसे कि पहले तो विलेज जो है वो आइसोलेटेड यूनिट्स हुआ करते थे, तो ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म नहीं थी। नेशनलिज्म की ग्रोथ में जो है लोग जो है पहले आपस में क्या ट्रैवल करते ही नहीं थे, अपने गाँव में ही रहते थे, गाँव से बाहर नहीं जाते थे। अब रेलवेज आ गया था तो दूर दूर तक जाते थे। ठीक है। उनके लिए ट्रैवलिंग बहुत ईजी हो गई थी। तो उस कंटेक्स्ट में नेशनलिज्म का ग्रोथ हो रहा था। नेशनलिज्म का ग्रोथ हो रहा था, क्यों ग्रोथ हो रहा था? क्योंकि लोग जो है दूर दूर तक के अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज कर पा रहे थे। उस टाइम पे फ़ोन नहीं हुआ करते थे, आपको बहुत अच्छे से पता है, टेलीफोन भी नहीं हुआ करते थे, हम उस टाइम की बात कर रहे हैं। तो उस टाइम पे ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, एक्सचेंज ऑफ रिलेशनशिप, जो कि रेलवेज़ के कारण हुआ।
एंड सेकेंडली ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो लोग हैं आपस में इंटीग्रेट तब करेंगे जब आपस में इकोनॉमिक एक्सचेंजेस करेंगे। तो उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ रेलवेज का काम ये नहीं था दैट सी पोर्ट से जो है स्टेट्स में जा रहा है, स्टेट से सी पोर्ट में जा रहा है, बल्कि जो एक स्टेट में अगर कुछ कमी है, आज के कॉन्टेक्स्ट में हम स्टेट कहते हैं, उस टाइम में हम विलेजेस कह सकते हैं, तो एक विलेज में कुछ कमी है तो दूसरे विलेज तक के जो है उसको सामान को पहुंचाया जा सकता है थ्रू द यूज़ ऑफ रेलवेज। तो इसलिए जो एआईएसआई आर्ग्यू करते हैं कि इससे जो है इंटीग्रेशन होता है लोगों का, इंडियन पीपल का इनटू वन नेशन। तो इंडिया मतलब नेशन बनी तो उसके पीछे रेलवे का भी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। अब होता ये है कि इस टाइम पे ब्रिटिशर्स के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट इमर्ज होकर आता है, वो है मिडिल क्लास का कॉन्सेप्ट। तो मिडिल क्लास का हमारे पास कोई कॉन्सेप्ट हुआ नहीं करता था। एक तो विलेजेस के अंदर जो सिस्टम चला आ रहा था कास्ट सिस्टम, उसके अंदर कोई मिडिल क्लास वगैरह का कॉन्सेप्ट था नहीं। अलग अलग ड्यूटीज असाइन थी, शूद्र ये काम करेगा, ये ब्राह्मण ये काम करेगा, प्रीस्टली काम करेगा, क्षत्रिय जो है वैरियर का काम करेगा, शूद्र जो है वैश्य जो है वो बिजनेस एक्टिविटीज़ करेगा। तो उस टाइम का सिस्टम था नहीं। अब ये हो रहा था कि जो आर्टिशंस थे, मैंने आपको बताया कि उनकी नौकरी चली गई थी क्योंकि जो है कोर्ट डिक्लाइन हो गए थे, राजा ख़त्म हो गए थे, तो वो कहाँ पर काम करेंगे। तो अब वो उन लोगों को काम चाहिए, और ऑलरेडी जो है क्या कहते हैं, जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो ओवर बर्डन हो चुका था, क्योंकि लैंड तो रिसोर्स कैसी है, लिमिटेड रिसोर्स है। तो अब वो ओवर बर्डन हो गया था, तो वो एग्रीकल्चर में कुछ लोग जो है मूव करते हैं और कुछ लोग जो है वो सिटीज़ चल जाते हैं। जैसे कि आज भी देखते हैं आप, माइग्रेशन होता है। तो अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, आपने पढ़ा होगा कि रूरल अर्बन माइग्रेशन ज़्यादा होता है, मतलब रूरल से लोग अर्बन में ज़्यादा पसंद करते जाना, और अर्बन रूरल माइग्रेशन जो होता है सबसे कम होता है, कि अर्बन से कोई रूरल में वापस आ रहा है। क्यों ऐसा होता है? रीज़न इज़ कि लोग जो है अपॉर्चुनिटीज़ को देखने के लिए अर्बन एरिया में जाते हैं। उस टाइम पे भी लोग जो है अपना घर बार छोड़कर सिटीज़ में जाते थे, और वहाँ पर जो है वो सारे तरीके की इतनी जो लिमिटेशंस थी, मतलब उस टाइम पे जैसे कि अब आप सोचिए, एक गाँव है, ठीक है, उसमें ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, शूद्र भी है, वैश्य भी है। अब चारों की नौकरी चली गई। अब चारों के चारों जो है सिटी में जा रहे हैं, और वहाँ पर सिटी में जाकर काम कर रहे हैं किसी भी इंडस्ट्रियल वर्कर के अंदर। तो क्या वहाँ पर वो अपना कास्ट लाइन्स जो है वो मेंटेन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। वो कास्ट लाइन वहाँ पर ब्लर होने लग जाती है। मतलब दे स्टार्टेड टू मिंगल विद ईच अदर, और वो जो है थोड़े कॉन्शियस भी हो जाते हैं कि हम लोग जो है किस तरीके से जो है इवॉल्व हो रहे हैं, हमारा जो लाइफ है किस तरीके से चेंज हो रही है। तो इस तरीके का कॉन्शियसनेस भी इमर्ज होकर आता है, और उनकी जो लिविंग कंडीशन है वो थोड़ी सी बेटर हो जाती है, इसलिए वो मिडिल क्लास का फॉर्मेशन करते हैं। अब एक और सिस्टम ये हो जाता है कि भले ही जो आर्टिशंस थे, ज़रूरी नहीं हर आर्टिशन जो है, मैंने आपको बताया था कि ज़रूरी नहीं हर आर्टिशन सिटी जाए, हो सकता है वो एग्रीकल्चर में आ जाए। अगर वो एग्रीकल्चर में भी आते हैं तो उससे क्या होता है कि आपको पहले पता है कि आपको जो छोटे छोटे राजा होते थे, जैसे कि अकबर के टाइम तक के बहुत कंसोलिडेटेड था हमारा इंडिया, उसके उसमें पाकिस्तान, मुल्तान सब चीज़ें आ जाती थी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे डिक्लाइन होते गया, बाद के जो सब्सिक्वेंट जो है रूलर्स थे। और एक ऐसा टाइम था जब छोटे छोटे रूलर जो है हर जगह रूल कर रहे थे, तो हर जगह का सिस्टम जो था वो अलग था, रिवेन्यू सिस्टम था। अब जैसे कि समझिए कि आप, अगर आपका एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है, आपका एजुकेशन है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर है, आप पढ़ रहे हो, आपका एजुकेशन सिस्टम अगर कोई दूसरी यूनिवर्सिटी से भी मैच हो रहा है, तो आप उससे रिलेटेबल फील करोगे, राइट। आप जो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी या कोई भी XYZ यूनिवर्सिटी ले लीजिए, अगर आपका एजुकेशन सिस्टम उनका एजुकेशन सिस्टम जो है सेम है, तो आप क्या करोगे, उन वहाँ के स्टूडेंट से बात करोगे, आपको रिलेटेबल फील होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपकी यूनिवर्सिटी का सिस्टम अलग है, दूसरी यूनिवर्सिटी का सिस्टम अलग है, तीसरी यूनिवर्सिटी का सिस्टम अलग है, तो आप उनके स्टूडेंट से इतना रिलेटेबल फील नहीं करोगे, ठीक है। तो वही चीज़ वहाँ पर होती है कि उस टाइम पे जो था, विलेजर्स जो थे उनका अलग अलग सिस्टम हुआ करता था, अलग अलग राजाओं के अंदर, तो वो इतना रिलेटेबल नहीं फील करते थे। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो एक यूनिफिकेशन था कि एक सिस्टम है वो ऑल ओवर इंडिया चल रहा है। तो जैसे कि महल वाइड सिस्टम है तो ऑल ओवर इंडिया चल रहा है, तो इससे एक तरीके की यूनिटी इमर्ज होकर आती है किसान जो है, जितने भी फार्मर्स हैं उनके अंदर। इसलिए वो जो है ऑल इंडिया किसान सभा का फॉर्मेशन भी करते हैं बाद में जाके। और इससे जो है कहीं ना कहीं एक तरीके की यूनिफिकेशन हो रहा था इंडियन एग्रीकल्चर का, जो कि पहले कैसा था, इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट था, तो वो आइसोलेटेड रहना पसंद करते थे। अब बाद में जाके जो है वो कैसे पसंद करना चाहते हैं, अब वो साथ में आकर जो है कुछ करना चाहते हैं। तो इस तरीके का कॉन्शियसनेस जो है वो इमर्ज हो रहा था। अब बात करते हैं कि जो ब्रिटिशर्स जो इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे थे उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट में क्या पड़ रहा था। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ कि 19th सेंचुरी के स्टार्ट में थोड़ा बहुत कॉन्शियसनेस इमर्ज होने लग गया था, थोड़े बहुत लोग एजुकेटेड हो गए थे। तो उस टाइम पे ये हो रहा था कि इंडिया के अंदर मॉडल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ मैं, पहले हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हुआ करती थी हज़ारों साल से, लेकिन मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जिसमें मशीन का यूज़ हो,
तो वो चालू करने की बात की गई। जैसे आप देखोगे टाटा इंडस्ट्रीज़ कुछ लिमिटेड ही थी, बहुत कम नाम जो है हम आप गिन सकते हो अपने हाथ पे, कॉटन, जूट, ऐसी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ वगैरह। तो उस टाइम पे जो है ऐसे ही कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो सोचने लग गए कि नहीं, हमको भी जो है क्या कहते हैं इंडस्ट्री चालू करनी है। तो उस टाइम पे ये हुआ करता था कि उनको मालूम पड़ा कि हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा कॉम्पिटिटर जो है वो ब्रिटिशर्स है। क्यों ब्रिटिशर्स हैं? क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है वो इस तरीके की मतलब डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज़ रखे हुए हैं। सेकेंडली, ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था इंडियन बैंक्स के ऊपर। इंडियन बैंक्स के ऊपर मतलब फाइनेंस के ऊपर। आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपके पास जो है इनफ फंड नहीं होता है, आप यूजुअली जो है फंड को बोरो करते हो। ठीक है, तो इंडियन बैंक्स और फाइनेंस सिस्टम के ऊपर जो होता है वो किसका कंट्रोल था? कंट्रोल था ब्रिटिशर्स का। तो ब्रिटिशर्स ने इंडियन बैंकिंग को कंट्रोल करके रखा था और इसकी वजह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। तो किसी को इंडस्ट्री चालू करनी है तो ब्रिटिशर्स उसको लोन भी नहीं ग्रांट करते थे। और सेकेंडली, ब्रिटिशर्स खुद के बेनिफिट के लिए इंडिया की इंडस्ट्रियलाइजेशन को जो है कहीं ना कहीं क्या करते थे, कहीं ना कहीं जो है डिस्करेज करते थे, क्योंकि उनको अपना प्रोडक्ट बेचना था मार्केट में। अगर इंडिया के प्रोडक्ट इंडिया खुद बनाने लग जाएगा तो शिपिंग कॉस्ट भी बच जाएगा, तो हो सकता है इंडिया का प्रोडक्ट और ज़्यादा सस्ता बिक जाए, तो ब्रिटिशर्स के बहुत बड़े कॉम्पिटिटर बन जाएंगे। और फिर इंडिया का जो मार्केट है, इतना बड़ा मार्केट है, कितनी बड़ी आबादी है, वो ब्रिटिशर्स के हाथ से चली जाएगी। तो इस एज अ रिजल्ट जो है ब्रिटिशर्स कभी नहीं चाहते थे कि इंडस्ट्री जो है वो फ्लरिश करे इंडिया की। तो इसलिए वो कभी भी सपोर्ट नहीं करते थे। और यहाँ पर जो है ये चीज़ें जो है इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट को समझ में आने लग गई थी, इसलिए कहीं ना कहीं नेशनल लेवल पे उन लोगों ने जो है अपने यूनियन बनाने लग गए और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अपोज करने लग गए। नेशनलिज्म के मूवमेंट जो है वो चालू हो गए। और साथ साथ जो है उस टाइम पे इंडियन नेशनलिस्ट इकोनॉमिस्ट भी ग्रो करने लग गए। ठीक है, और वो क्रिटिसाइज कर रहे थे जबकि उनको समझ में आ रहा था। जैसे कि आप देखोगे दादा भाई नारोजी, तो वो भी हिस्टोरियन थे, इकोनॉमिस्ट थे। तो वो भी देखते थे कि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं उसका पता लगाना, क्योंकि जो भी चीज़ें ये सब होती है, ये सब क्या होती है अंडर दी, बोलते हैं ना मतलब बिहाइंड द कर्टेन होती है, तो उसको एक्सपोज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो एक्सपोज करने का काम भी दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड पॉवर्टी के अपनी जो बुक में उन्होंने किया था इसको हाईलाइट। अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है कि इंडियंस जो थे उन्होंने बाद में जाके बॉम्बे प्लांट प्रोड्यूस जो है वो सजेस्ट किया कि ये ना हम जो है इंडिया जो है हमारी इंडिया की जो है इंडस्ट्रीज जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। अब इस बारे में जो है ए आर देसाई बताते हैं कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में इंट्रोड्यूस तो वैसे ब्रिटिशर्स को करना नहीं था, लेकिन जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत की। तो इससे भी कहीं ना कहीं एक यूनिफाइड नेशनल इकोनॉमी जो है वो बनने लग गई। कैसे हुआ? क्योंकि देखिए इंडिया के अंदर मैंने आपको पहले बताया था कि एक तो रिलेटेबिलिटी एक तो रिलेटेबिलिटी का मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया कि आपकी यूनिवर्सिटी और दूसरी यूनिवर्सिटी सेम रहेगी, तो वैसे ही वो चीज़ एग्रीकल्चर में भी एप्लीकेबल है और वो चीज़ जो है आपकी इंडस्ट्री वाले पार्ट में भी एप्लीकेबल है। तो उस टाइम पे ये होने लग गया कि जिस तरीके से जो हमारी रेलवेज है, बसेस है, ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस होने लग गई, जो एक तरीके से सारे इंडस्ट्रियलिस्ट आपस में मिलकर चीज़ें डिस्कस कर सकते थे। और उस टाइम पे जो प्रोग्रेसिव जो पीपल थे, जो लोग जो थे, जो एडवांटेजेस समझते थे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के कितने फ़ायदे हैं, तो वो लोग क्या करना चाहते थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देना चाहते थे। और इससे क्या होता था, सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल चीज़ों पे भी अफेक्ट आया। मैंने आपको बताया था। देखिए क्या होता है कि जब गाँव में आप रहते हो तो गाँव में आपको जो है आपकी कुछ वहाँ पर बहुत ज़्यादा कुरीतियाँ चल रही थी, बहुत ज़्यादा जो है इविल प्रैक्टिसेस चल रही थी। लेकिन आप जब सिटी में आते हो, आपको जो है आप एक ही इंडस्ट्रीज के अंदर काम कर रहे हो, तो आप जो है वो सारी चीज़ें छोड़ कर आते हो, गाँव में चीज़ें आप छोड़ कर आते हो। आप ये नहीं देखते हो कि सामने वाला छूत है अछूत है, वो सब नहीं देखते हो। और वो सब चीज़ें डिक्लाइन हो जाती है, आप साथ में मिल के खाना वाना खाते हो आराम से। तो वो सारा कि आप पानी नहीं हाथ लगाने देना, फूड को हाथ नहीं लगाने देना, तो वो सब चीज़ें डिक्लाइन होने लग जाती हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो ये एक बहुत बड़ा चेंज है इंडियन सोसाइटी के अंदर, क्योंकि इंडियन सोसाइटी कास्ट बेस्ड सोसाइटी थी और कास्ट बेस्ड सोसाइटी से नॉन कास्ट बेस्ड सोसाइटी की तरफ ट्रांसेंड होना एक बहुत बड़ा जो है क्या कहते हैं सिग्निफिकेंट चेंज है सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल लाइफ में। और ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया? इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। क्योंकि जब तक आप गाँव में जो है खेती-बाड़ी कर रहे हो, तब तक आप गाँव तक लिमिटेड हो, तब तक आप वहाँ पर जो है सारी प्रैक्टिसेस कर रहे हो, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर रहे हो, वीमेन के साथ आप अन्याय कर रहे हो, सती सिस्टम कर रहे हो। लेकिन आप जैसे ही बाहर निकलते हो, आप सिटी में जाते हो, वहाँ पर जाकर आप ये सारी प्रैक्टिसेस नहीं कर सकते। आप जो है किसी वर्कर के अंदर काम कर रहे हो, आप साथ में रह रहे हो, आप सेम कंपार्टमेंट में रह रहे हो। और साथ-साथ ये भी है कि ब्रिटिशर्स ने जो रेलवे का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, तो ए आर देसाई बताते हैं कि ब्राह्मण और शूद्र वो 2 लोग एक ही रेलवे में ट्रैवल करेंगे। ठीक है,
एक ही रेलवे उसमें ट्रैवल करेंगे, एक ही डिपार्टमेंट में कंपार्टमेंट में ट्रैवल करेंगे, तो फिर परछाई का कॉन्सेप्ट खत्म कि उसकी परछाई बहुत बुरी होती है। उसने भी पैसे भरे, इसने भी पैसे दिए हैं, तो फिर दोनों साथ में ट्रैवल करेंगे, तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें जो है ख़त्म हो जाएगी। तो फिर इससे जो है क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं रेलवे भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि इसकी वजह से जो हमारा कास्ट लाइन्स जो है वो ब्लर हो जाती है। और दूसरी चीज़ ये भी होती है कि जब सब लोग साथ में आने लग गए और साथ में काम करने लग गए, तो यूनिटी में तो पावर होती है। तो उस टाइम पे ये भी होता है कि वो लोग जो है चाहते थे कि एक्सपांशन और इंडस्ट्रीज़ का, मतलब इंडिया में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो जाए, लेकिन ब्रिटिशर्स उसका अपोज कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर फॉर्मेशन होना और अलग अलग तरीके के जो है यूनियन बनाना, और उसके बाद जो है आपस में चीज़ों को डिस्कस करना और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना, स्ट्रगल करना, ये सब जो है पार्ट बन चुका था इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट का। तो इससे जो है बहुत सारी चीज़ें हमको समझ में आती है। और आपको मैंने अभी बताया उस टाइम पे जो है साइंटिफिक प्रोग्रेस भी हो रही थी। न्यूज़पेपर का इन्वेंशन, इन्वेंशन मत बोलो, लेकिन उस टाइम पे जो है न्यूज़पेपर का जो है ग्रोथ हो रहा था, बुक्स का ग्रोथ हो रहा था, मैगजीन्स का, और मतलब ट्रेन फैसिलिटी इजीली अवेलेबल थी। तो अब जो है लोग जो है अपना आइडिया जो है, अगर आपको कोई पर्टिकुलर, समझ लीजिए आप अगर कोई सिटी में रह रहे हो, आपको वहाँ पर एक सोसाइटी बनानी है, पूरी सिटी को मिलाकर आपको एक सोसाइटी बनानी है, ठीक है। तो अब आप सोसाइटी कैसे बनाओगे? आज के टाइम में तो डिजिटल मीडिया आ गया, आप सोशल मीडिया पर डालोगे कि जिन जिनको इस तरीके की सोसाइटी में इंटरेस्ट है वो ज्वाइन कर लें। और उस टाइम पे अगर आप 20 साल 30 साल पहले होते तो आप क्या करते? आप जाते, पैम्पलेट बांटते, आप जो है लोगों को इनवाइट करते हैं कि आप आइए हमारी सोसाइटी में ज्वाइन कीजिए, इस तरीके की चीज़ें होती। लेकिन अब तो और काम आसान हो गया है, आपको सिर्फ मैसेज डालना है, ठीक है, आप जो है अपनी सोसाइटी बना सकते हो। तो उस टाइम पे पैम्पलेट बांटो और है ना क्या कहते हैं पेपर में छपवाओ और आर्टिकल्स दो, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें होती थी। तो आज भी वो चीज़ें चल रही है, वो पूरी तरीके से आउटडेटेड नहीं हुआ है प्रिंट कल्चर। आज भी आप देखोगे लोग जो है आपको पैम्पलेट बांटते रहते हैं, आप रोड पे जाओगे तो वो सब चीज़ें हो रही हैं। लेकिन आजकल वो चीज़ें डिक्लाइन हो गई है बिकॉज ऑफ द डिजिटल मीडिया। तो ये सब चीज़ें उस टाइम पे ग्रोथ हो रही थी, तो इसलिए लोगों को एक मीन्स मिला एक दूसरे से कनेक्ट करने का। अब हम देखते हैं इकोलॉजी क्या होती है। आपको इकोलॉजी पता है, आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में कि इकोलॉजी जो होती है ऑर्गेनिज्म किस तरीके से आपस के लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है, एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, उसे हम इकोलॉजी कहते हैं। अब यहाँ पर इकोलॉजी का क्या काम है? तो इकोलॉजी ये इकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो ये समझते हैं कि किस तरीके से जो नेचुरल हैबिटेट में जो लोग रहते हैं वो किस तरीके से जो है आपस में इंटरेक्ट करते हैं। अब इसमें जो है आपको आपस आपके दिमाग में आ गई होगी एक पिक्चर की ट्राइब्स के बारे में बात करने वाले हैं हम। तो ब्रिटिशर्स एरिया में क्या होता था कि पहले तो उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने एग्रीकल्चर को कमर्शलाइज किया, उसके बाद उन्होंने लैंड को कमर्शलाइज किया, उसके बाद भी उनको जो है क्या कहते हैं पेट नहीं भरा, उन्होंने जाके फॉरेस्ट को भी कमर्शलाइज कर दिया। मतलब पहले क्या होता था कि जो ट्राइब्स हुआ करती थी फॉरेस्ट में, वो आपस में जो है सब्सिस्टेंस गैदरिंग करती थी, कुछ चीज़ें जो है तोड़ती थी, लीव्स वगैरह, और उसमें खाना पीना पका के खुश रहती थी। लेकिन ब्रिटिशर्स ने जो है उनके अंदर जो है बोला कि नहीं, अब हमको जो है कुछ फॉरेस्ट को उन्होंने प्रोटेक्टेड बना दिया कि आप इस फॉरेस्ट में नहीं जा सकते। उसके बाद उस टाइम पे ये भी हुआ कि जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं ना जो कि आपको फॉरेस्ट से मिलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज से मिलते हैं, उसका एक्सप्लॉयटेशन चालू हुआ। तो उस टाइम पे जैसे कि 17 से लेकर 20th सेंचुरी तक के बहुत सारी कंट्रीज, सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, इसमें जो उनकी नेचुरल रिसोर्सेज होती है उनका एक्सप्लॉयटेशन किया गया। क्योंकि इंडिया में ऐसे बहुत सारे फॉरेस्ट थे जो कि क्या कहते हैं ना डिक्लाइन होते हैं ब्रिटिशर्स के टाइम में, क्योंकि उनका एक्सट्रैक्शन किया जाता है टिम्बर के लिए, साइल के लिए। आपने पढ़ा होगा कि जो रेलवे थे, रेलवे के बनाने के लिए जो आपको वो लगते हैं, जैसे कि आप जो रेलवे बनाते हो तो उसके लिए आपको ब्रिज भी बनाना होता है, आपको जो है रेलवे ट्रैक्स बनाने होते हैं, तो उसके लिए आपको लगता है वुड। तो वुड जो है वो हम कहाँ से लाते हैं? फॉरेस्ट से लाते हैं। तो ब्रिटिशर्स के पास इतनी फॉरेन मतलब ब्रिटिशर्स के पास इतनी ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज नहीं थी जितनी इंडिया के पास थी, इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया गया। और 1865 में फर्स्ट इंडियन फॉरेस्ट एक्ट भी पास किया गया, आप उसका माइंड में रख सकते हो, फर्स्ट में 1865 को। और इस एक्ट के तहत जो है गवर्नमेंट ने कोई भी गवर्नमेंट को ये राइट मिल गया था कि आप जो है क्या कहते हैं, जो भी फॉरेस्ट है उसको आप कंजर्व कर सकते हो। क्यों कंजर्व कर सकते हो? उसमें किसी को एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है। क्यों एंट्री नहीं मिलेगी? ताकि वो फॉरेस्ट कंजर्व रहे। किसके लिए? ऐसा नहीं है कि उसका उनको जो है इन्वायरमेंट से लेना देना है, वो कंजर्व इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि वो चीज़ उनके काम की है। जैसे कि टिम्बर है तो उनके बहुत काम का है, ठीक है।
तो वो क्या करेंगे, बोलेंगे कि नहीं आप ऐसा इसको जला नहीं सकते, नॉर्मल यूज़ के लिए नहीं ले सकते, हम इसको प्रॉपर यूज़ करेंगे, तो आप मत यूज़ करो। तो इस तरीके का जो है एक्ट जो है इंट्रोड्यूस होते हैं और कमर्शलाइजेशन शुरू हो जाते हैं फॉरेस्ट के। अब फॉरेस्ट के अंदर कमर्शलाइजेशन शुरू हो जाते हैं तो उधर भी साहूकार यानी मनी लेंडर का काम शुरू हो जाता है। तो बेसिकली उधर भी ये हो जाता है कि अब क्या होता है कि जो फॉरेस्ट में रह रहे हैं, ट्राइब्स रह रहे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, अब ज़्यादातर गैदरिंग नहीं करते, वो फूड गैदरिंग की जगह पे चीज़ों को कलेक्ट करके बेचते हैं और बेचने के बदले में उनको क्या मिलता है, मनी मिलता है। अब मनी का वो क्या करेंगे, मनी से तो कुछ कर ही नहीं सकते, वो अब वापस ट्राइब में जाके रहने वाले हैं, तो मनी से वो मनी लेंडर जो होते हैं, साहूकार होते हैं, उनको वो देकर कहीं ना कहीं जो है अपने जो है चीज़ों को ऑब्टेन करते थे। तो इस तरीके का कुछ कुछ जो है सिस्टम बन रहा था उस टाइम पे, जो कि अजीब था। तो यूरोपियन जब इंडिया में आए तो पूरी तरीके के जो ट्रेडिशनल सिस्टम थे उसका ब्रेक डाउन होता है और नए सिस्टम उसके बदले में आते हैं। इसलिए जो है ट्राइब्स जो होते हैं आज भी जो है हम पसंद करते हैं कि हम जो है क्या कहते हैं, हम जो है हमारे फॉरेस्ट एरिया में रहेंगे, आप हमको डिस्टर्ब मत करो। अब जैसे कि गुहा जो है, मतलब रंजीत गुहा ने इस पे बहुत ज़्यादा काम किया है, तो वो बताते हैं कि जो सबसिस्टेंस गैदरिंग जो करती थी पॉपुलेशन, उससे जो है धीरे धीरे क्या होने लग गया, सबसिस्टेंस गैदरिंग से लोग जो है अब मैन्युफैक्चरिंग करने लग गए। मैन्युफैक्चरिंग मतलब ज़्यादा बड़ी मैन्युफैक्चरिंग नहीं, जैसे कि आपने कुछ लीव्स ली, ठीक है, आपने कुछ लीव्स तोड़ी, उसको आपने जमाया, एक जगह पे पैक किया और बेच दिया, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कर दिया, तो इस तरीके की चीज़ें बनने लग गई थी। इसके अलावा जो है साथ साथ जो है, जो पहले मतलब लोग फूड गैदरिंग पे इम्पोर्टेंस देते थे और हंटिंग में इम्पोर्टेंस देते थे, तो ब्रिटिशर्स ने एग्रीकल्चर के अलावा हंटिंग को भी बैन किया, ठीक है, इलीगल बता दिया। तो पहले लोग उसमें ही जो है सेटिस्फाइड हुआ करते थे, लेकिन फिर लोग जो है फिर जैसे कि अगर आपने कोई रेगुलेशन लगाया है तो फिर लोग क्या करेंगे, पोचिंग करेंगे यानी इलीगल हंटिंग करेंगे। तो ऑफकोर्स ही बात है कि वो फॉरेस्ट में जाएंगे और जो फॉरेस्ट उनका घर हुआ करता था, अगर आप उनको वहाँ से डिस्प्लेस कर रहे हो तो उसके बदले में आप उनको कुछ दो, लेकिन अब वो ब्रिटिशर्स जो है वो भी उनको प्रोवाइड नहीं करते थे कोई भी तरीके का रिहेबिलिटेशन। और ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ब्रिटिशर्स के टाइम पे नहीं हुआ है, ये आज़ादी के बाद भी हुआ है। मतलब इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो 1927 का था वो 1980 तक के रहा, बल्कि हमारी इंडिया तो आज़ाद हो गई थी 1947 में। तो इसलिए जो है इसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है इंडियन गवर्नमेंट को भी कि इस तरीके का जो है सिस्टम क्यों हमारे इंडिया में आज़ादी के बाद भी था। तो इसी के साथ हमारा जो है आज का ये चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है और हमने ऑलरेडी सारे एस्पेक्ट डिस्कस कर चुके हैं। हमने इकोलॉजिकल एस्पेक्ट डिस्कस किया, हमने कल्चरल, पॉलिटिकल, सोशल एस्पेक्ट डिस्कस कर चुके हैं, हमने इंडियन मार्केट के बारे में डिस्कस किया और साथ में हमने इंडस्ट्रीज़ के बारे में डिस्कस किया, हैंडीक्राफ्ट के बारे में डिस्कस किया। बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, एग्रीकल्चरल सिस्टम्स के बारे में डिस्कस कर लिया। और इसका जो है आपको जो है नोट्स जो है मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है मैं स्टूडेंट्स जो है पूछते रहते हैं लिंक कहाँ पर है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक है। आप जब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तब आपको वहाँ पर जो है नोट्स की पीडीएफ मिल जाएंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, आपको उसके साथ जो करना है आप कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे से वहाँ पर आप मैंने कंपाइल करके जो है नोट्स के जो है पीडीएफ दिए हैं, तो आप वहाँ पर से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टेलीग्राम चैनल की लिंक दिखेगी, आपको उसको ज्वाइन करना होगा, वहाँ पर आपको जो है पीडीएफ मिल जाएंगे। तो ये मैं क्लैरिफाई कर दूँ, और इसके अलावा कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, आई विल सॉल्व योर डाउट्स। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारा जो लेसन था हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट लेसन जो है हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा जो है यूनिट नंबर 3 चालू हो जाएगा, तो इसके साथ हमारा यूनिट नंबर 2 भी खत्म हो जाता है। 3 लेसन थे, तीनों हमने डिस्कस कर चुके हैं। अब हम मिलते हैं हमारे यूनिट नंबर 3 में, जिसका नाम रहेगा द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ये बहुत अच्छी कहानी है, ये भी हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड हैप्पी लर्निंग।